डॉक्टर दीदी के सभी दर्शकों को हमारा हार्दिक अभिनंदन। बस कुछ क्षण इंतजार और डॉक्टर दीदी जल्दी ही आपसे रूबरू होंगी। कहीं जाइएगा मत, बस कुछ ही क्षण और इंतजार। जल्दी ही हमारा लाइव सेशन शुरू होगा।
आज का टॉपिक क्या है पूर्वी जी? आज का टॉपिक है प्रेगनेंसी केयर, यानी कि गर्भावस्था में देखभाल। और अब बिना किसी भी क्षण की देरी किए मैं स्टार्ट करना चाहूंगी। नमस्कार, मैं हूं पूर्वी संगल और मैं एक बार फिर से हाजिर हूं आपके सामने डॉक्टर दीदी के मासिक लाइव सेशन डॉक्टर दीदी के साथ में। डॉक्टर दीदी सभी महिलाओं और लड़कियों तक ऑनलाइन स्वास्थ्य संबंधित जागरूकता फैलाने की इस मुहिम में दैनिक जागरण का भी अमूल्य योगदान है, जो कि देश में सबसे अधिक पढ़े जाने वाला अखबार है। तो हमारे मीडिया पार्टनर दैनिक जागरण का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूंगी कि डॉक्टर दीदी सभी महिलाओं और लड़कियों को घर बैठे स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं देने के लिए कार्यरत है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महिलाएं ही जीवन की निर्माता होती हैं और इस धरती पर जीवन की निर्माता, साथ ही पोषणकर्ता का जीवन, उनका स्वास्थ्य सर्वोपरि होता है। तो बस उन्हीं के स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए हम लेकर आए हैं डॉक्टर दीदी के साथ मन की बात, जो कि प्रतिमाह दूसरे रविवार को आयोजित किया जाता है। और आज के हमारे सेशन का टॉपिक है प्रेगनेंसी केयर, यानी कि गर्भावस्था के दौरान की जाने वाली देखभाल। दोस्तों, एक महिला के लिए उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पड़ाव गर्भावस्था ही होता है और यह सुख उसके लिए खूबसूरत और किसी जन्नत से कम नहीं होता। लेकिन ये बात भी सच है कि यही प्रेगनेंसी का दौर उनके लिए किसी जंग से भी कम नहीं होता, क्योंकि इस दौरान उनके शरीर में कई तरह के चेंजेस आते हैं। हार्मोनल के साथ साथ इमोशनल चेंजेस भी आते हैं और वो प्रेगनेंसी को लेकर काफी चिंतित रहने लगती हैं और फिर चिंता करना स्वाभाविक भी है। तो एक नए जीवन की निर्माता यानी कि होने वाली माँ के लिए गर्भावस्था से संबंधित कुछ आवश्यक जानकारी का होना अत्यंत अधिक आवश्यक है। जैसे कि इस दौरान उन्हें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए और कौन कौन से टेस्ट करवाए जाने चाहिए आदि। और यही जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर दीदी रेणु अग्रवाल, चेयरपर्सन ऑफ mydrdidi.com और 35 सालों से भी ज्यादा वर्षों से गायनोकोलॉजी की फील्ड में आपका अमूल्य योगदान है। साथ ही आपका इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट फील्ड में भी बहुत बड़ा योगदान है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर दीदी रेणु अग्रवाल जी, बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू पूर्वी जी, थैंक यू फॉर द नाइस इंट्रोडक्शन पूर्वी जी। मोस्ट वेलकम मैम। और साथ हैं डॉक्टर दीदी सीमा अग्रवाल जी, पैट्रन ऑफ mydrdidi.com और लगभग 40 से भी ज्यादा वर्षों से आप अपनी सेवाएं समाज को देकर अलंकृत कर रही हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर दीदी सीमा जी, बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर दीदी सीमा जी, now am I audible? Yes ma'am, now audible. Thank you it's nice to see you again. थैंक यू सो मच मैम। और अब मैं शुरुआत करना चाहूंगी आज के विषय की ओर और पूछना चाहूंगी डॉक्टर दीदी रेणु जी से कि प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षण क्या क्या होते हैं, प्रेगनेंसी है या नहीं ये कैसे पता चलेगा, ये पता करने के लिए घर पर ही प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना चाहिए और डॉक्टर से परामर्श कब लेना चाहिए। कुल मिला के प्रेगनेंसी की शुरुआत के बारे में कृपया हमें बताइएगा डॉक्टर दीदी रेणु अग्रवाल जी। सबसे पहले मन की बात डॉक्टर दीदी के साथ में हैप्पी वुमेन्स डे की शुभकामनाओं के साथ मैं अभी अपने सभी दोस्तों का बहुत हृदय से स्वागत करती हूँ। माँ बनना हर स्त्री के जीवन में एक बहुत ही नैसर्गिक प्यारा सा एहसास देता है। एक नए मेहमान का परिवार में आना एक फैमिली की बॉन्डिंग के साथ साथ एक हस्बैंड और वाइफ की बॉन्डिंग को भी बहुत बढ़ाता है और एक प्यारा सा नया रिश्ता कायम कर देता है। तो चलिए आज हम चलते हैं 9 महीने के इस सफर की ओर। इसमें हम शुरुआत से लेके आखिरी तक कोशिश करेंगे कि इस जर्नी को सुखद एहसास के साथ आगे बढ़ाएं। जैसा कि पूर्वी जी ने कहा, सबसे पहले किसी भी महिला की जो
स्वाभाविक माहवारी का चक्र होता है, अगर वो रेगुलर रहता है और दिन ऊपर चढ़ जाए या साइकिल डिले हो जाए, तो सबसे पहले सुबह सुबह का पहला पेशाब टेस्ट करने से, जिसे हम यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट के द्वारा घर पर भी कर सकते हैं, अगर उसमें 2 लाइन शो करने लगता है तो उसे हम पॉजिटिव टेस्ट कहते हैं। अगर किसी वजह से एक लाइन हल्की आती है तो प्रेगनेंसी तो पॉजिटिव है, लेकिन वो वीकली पॉजिटिव दिखाता है, तो तुरंत डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए। तो पहले शुरुआत के हम इस 9 महीने के सफर को पहली तिमाही, शुरू के 3 महीने, बीच की तिमाही, 5, 6, 7 महीने और आखिरी की तिमाही में डिवाइड करके अगर बात करें तो पहली तिमाही में दिन ऊपर होने के साथ जब यूरिन टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो डॉक्टर से फर्स्ट विजिट बहुत जरूरी है। करीब 7 महीने के अल्ट्रासाउंड, 7 वीक्स के अल्ट्रासाउंड में बच्चे की हार्ट बीट और ग्रोथ नजर आने लगती है, तो पहला अल्ट्रासाउंड हम लोग 7 वीक्स पे हार्ट बीट देखने के लिए सजेस्ट करते हैं। इसके साथ ही जब गर्भ कंफर्म हो जाता है, यूरिन टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, तो ब्लड प्रेशर, वजन की जानकारी के साथ साथ कुछ खून की जांचें, जैसे एंटीनेटल प्रोफाइल में हीमोग्लोबिन, ब्लड ग्रुप, यूरिन, थायराइड और कुछ जैसे स्वाभाविक टेस्ट होते हैं वो हम फर्स्ट विजिट में करा के रखते हैं। तो शुरुआत हो जाती है इस जर्नी की। तो दूसरा महीना कंप्लीट होने और तीसरा महीना कंप्लीट होने के साथ साथ स्वाभाविक हार्मोनल चेंजेस के साथ में उल्टी जी कच्चा रहना, कुछ खाने का मन ना करना या कुछ स्पेसिफिक खाने की क्रेविंग होना, कुछ लाड़ प्यार की चाह करना, कुछ ब्रेस्ट में चेंजेस आना, कुछ वेजाइनल डिस्चार्ज हो जाना, ये सब स्वाभाविक क्रियाएं हैं। तो इसके साथ जब 3 महीना कंप्लीट हो जाता है, जांचें डॉक्टर करा लेते हैं, ब्लड प्रेशर, वजन की जानकारी हो जाती है, तो अगले 4 महीने और 5 महीने पे वैक्सीनेशन शुरू करते हैं। जैसे 3 महीना कंप्लीट होने पर टिटनेस टॉक्साइड का टीका देते हैं, जरूरी हो ग्रोथ चेक करने के लिए एक अल्ट्रासाउंड कर लेते हैं और उसके बाद आयरन और कैल्शियम सप्लीमेंट्स और डाइट के साथ में न्यूट्रिशन बताते हुए ईश्वर से कनेक्ट करना, सुबह सुबह उठ के ठंडी ताजी ऑक्सीजन ग्रहण करना, अपने को बच्चे से कनेक्ट करना और अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रखना, ये सब स्वाभाविक नेचुरल हिदायत हम लोग अपने पेशेंट्स के साथ शेयर करते हैं। जो पहला टिटनेस का टीका 3 महीने पे लगा था, उसको 4 महीने पे एक बार रिपीट करते हैं। जो एक अल्ट्रासाउंड हमने 7 वीक्स पे ग्रोथ के लिए देखा था, उसको कंफर्म करने के लिए 12 वीक्स का अल्ट्रासाउंड फिर से करते हैं कि वहां से अब तक बच्चा बराबर बढ़ रहा है, उसके अंगों का फॉर्मेशन ठीक से हो रहा है कि नहीं। बाय द टाइम उल्टी जी कच्चा भी कम हो जाता है तो भूख भी ठीक लगने लगती है। तो अपना न्यूट्रिशन का ध्यान रखते हुए, थोड़ा योगा एक्सरसाइजेस वगैरह करते हुए फिर से एक स्कैन करा के हम आगे के सफर में फिर से चल पड़ते हैं। और 4 महीना 5 महीना पूरा करते करते एक मदर को बच्चे की किकिंग स्टार्ट की फीलिंग शुरू हो जाती है, यानी जिसे हम बच्चे का मूवमेंट कहते हैं। एक माँ 5 महीने के गर्भ के बाद अपने बच्चे के होने का एहसास महसूस कर सकती है, उसको किक्स की फीलिंग शुरू हो जाती है और इस तरीके से 6ठे और 7वें महीने तक उसका टमी भी दिखने लगता है। अभी तक तो उसको खुद ही पता चलता था कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन अब सबको पता चलने लगता है कि ये प्रेग्नेंट है। तो इस तरीके से इस सफर में आगे बढ़ते हुए हम 5 महीना और 6 महीना कंप्लीट करके जो जरूरी खून की जांचें हो कि कहीं खून की कमी तो नहीं है, और डाइट और योगा एक्सरसाइजेस वगैरह, एक एनोमली स्कैन करा के, लेवल 2 अल्ट्रासाउंड करा के 3 वीक्स के बाद देख लेते हैं कि बच्चे के कुछ अंगों में कोई डिफेक्ट, कोई हार्ट डिफेक्ट, कोई ब्रेन में डिफेक्ट, जिसे एनेनकेफली या हाइड्रोकेफेलस या कोई स्पाइना बाइफिडा, इस तरह की कोई परेशानी तो नहीं। उसके साथ में हम क्वाड्रुपल टेस्ट, डुअल टेस्ट समय समय पे करा के ये जांच कर लेते हैं कि जो भी माँ के गर्भ में बच्चा बढ़ रहा है वो स्वस्थ है या ग्रोथ वाइज और हार्ट उसके अदर ऑर्गन्स का फॉर्मेशन ठीक हो रहा है कि नहीं। 6 महीना कंप्लीट करते करते आजकल एक वैक्सीनेशन सजेस्ट करते हैं, बूस्ट्रिक्स का टीका लगवाते हैं और 7 और 8 महीने तक भूख और बढ़ जाती है। प्रोटीन डाइट बढ़ाने, कार्ब डाइट और फ्रूट्स वेजिटेबल्स के साथ योगा एक्सरसाइजेस के साथ में हम
अपना 8 से सफर पूरा करते करते 9 तक पहुंचते हैं। और इस तरीके से ये जर्नी हमारी स्वाभाविक नेचुरल ईश्वर से कनेक्ट करते हुए, अच्छा नेचुरल खाना खाते हुए और स्वस्थ रहते हुए 9 महीना पूरा करती है। जी, बिल्कुल सही जानकारी दी है डॉक्टर दीदी आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं डॉक्टर दीदी सीमा जी से पूछना चाहूंगी कि प्रेगनेंसी की शुरुआत यानी कि पहली तिमाही में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए आदि। डॉक्टर दीदी सीमा जी। हेलो, एक बार फिर सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, अभिनंदन इस प्रोग्राम में। सबसे पहले ये समझना पड़ेगा सबको कि प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है, और अगर बीमारी नहीं है तो एंजाइटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सबसे ये देखा जाता है कि प्रेगनेंसी होते ही बहुत सारी हिदायतें दी जाने लगती हैं, ये करो, ये नहीं करो, ये करो। कुछ जेन्युइन होती हैं, पर ज्यादातर एक ओवर एंजाइटी की वजह से फैमिली का प्रेशर, अपना खुद का प्रेशर, क्योंकि देखिए हो गया है कि आजकल प्रेगनेंसी थोड़ा सा लेट प्लान करते हैं, शादियां लेट होती हैं, प्रेगनेंसी लेट होती है, तो वो उसके हर प्रेगनेंसी को लेके पूरा परिवार बहुत ही स्ट्रेस में रहता है। वो खुशी तो होती है, लेकिन वो कहीं कुछ हो ना जाए। तो सबसे पहले एक रिलैक्स्ड माइंड, जैसा डॉक्टर रेनू ने कहा, कि अपने आप से कनेक्ट होके उसको फील करिए, एंजॉय एवरी मोमेंट, एवरी इवेंट ऑफ द ऑनगोइंग प्रेगनेंसी। कुछ प्रिकॉशंस यस रखनी चाहिए। एक तो जो सबसे बड़ी बात है, अपना थोड़ा सा लाइफस्टाइल मैनेजमेंट जरूरी है। टाइम से सोना, टाइम से उठना, टाइम से खाना, ठीक से खाना, टाइम से उठना, एटलीस्ट 8 घंटे की रात की नींद और 2 घंटे दिन में आराम। नींद जो है बॉडी को रिलैक्स करने के लिए, माइंड को रिलैक्स करने के लिए बहुत जरूरी है। तो अपना 9, साढ़े 9, 10 तक सो जाएं, सुबह टाइम से उठें, उठ के फिर ठंडी हवा में, ताजी हवा में, जब सुबह के टाइम राइजिंग सन के समय ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा होती है और एक पॉजिटिव वाइब होता है। आप राइजिंग सन को देखिए, आप कोई भी अगर कहीं कुछ भी प्रॉब्लम लग रही है और आप जाके सूरज को उगते हुए देखिए, तो आपको बड़ी अच्छी सी फीलिंग आती है। वो सुबह ठंडी हवा, ठंडा आकाश, ठंडा एटमॉस्फेयर, और वो सूर्य की किरणें आपको ऊर्जा भी देती हैं। तो उठ के थोड़ा सा तो ऐसे ही थोड़ा टहल लें, उसको कुछ नहीं तो थोड़ा सा बैठ के प्राणायाम कर लें, कुछ ओम का उच्चारण कर लें, अच्छे वाइब्रेशंस मिलते हैं। फिर उठ के फिर अपना ब्रेकफास्ट करें, ब्रेकफास्ट में हेल्दी ब्रेकफास्ट करें, 1 ग्लास दूध, एक कोई मौसम का फ्रूट, केला अच्छा रहता है, स्प्राउट्स ले सकते हैं, हाई प्रोटीन, हाई कैलोरी का मतलब ये नहीं कि कोई पराठे पूरी खाए जाएं, क्योंकि स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बिकॉज ऑफ द हार्मोन्स इन द बॉडी, प्रेगनेंसी हार्मोन्स होते हैं जिसकी वजह से भूख भी कम लगती है और नोजिया और वॉमिटिंग की टेंडेंसी रहती है। सारा दिन अब भूख लगेगी, लेकिन सामने खाना आएगा तो खाना खाने का मन नहीं करेगा और कहेंगे कि इसको ले जाओ, अच्छा नहीं लग रहा है। तो एक तो बदल बदल के खाएं, एक ही चीज रोज खाएंगे तो उससे मन भर जाएगा। और थोड़ा थोड़ा करके स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेने चाहिए। दिन में 2 घंटे जरूर लेफ्ट साइड में करवट करके लेते हैं। लेफ्ट साइड में करवट करने से यूट्रस पे प्रेशर कम पड़ता है और बच्चे की ऑक्सीजनेशन बढ़ती है। तो उसमें उस समय दोपहर में के खाने और सुबह के ब्रेकफास्ट के बीच में फिर कुछ फ्रूट्स ले लें। जो बहुत जरूरी है, 2 ग्लास दूध लेना, 2 मौसम के फल, और दोनों टाइम हम कहते हैं कि खाने में हरी सब्जियां जरूर हों। 1 बड़ी कटोरी दाल की, दही लें, दही अच्छा रहता है। जो नॉन वेज ले लेते हैं उनको बॉइल्ड एग लें। ट्राई नॉट टू ईट फ्राइड एग्स, या जो नॉन वेज बहुत ऑयली और बहुत प्याज लहसुन डाल के बनाते हैं, उसकी स्मेल से भी कभी कभी नौजिया हो जाता है। एक चीज और देखी गई है कि स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में दूध और रोटी, उन दोनों की स्मेल से एकदम से उल्टी प्रोवोक हो जाती है। तो उसमें हम लोग कहते हैं कि अगर आपको दूध नहीं अच्छा लगता है या प्रेगनेंसी में दूध नहीं अच्छा लग रहा है, तो आप उसमें हल्का सा कुछ दूध, कॉर्नफ्लेक्स बहुत अच्छी डाइट होती है, उससे उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, या फिर उसमें थोड़ा सा हॉर्लिक्स, प्रोटीनिक्स, जिस चीज का भी आपको टेस्ट हो, नहीं तो थोड़ा सा ड्रिंकिंग चॉकलेट डाल दें, या बहुत लाइट कॉफी ले सकते हैं। और नहीं तो फिर आप 2 टाइम, या तो सुबह दही का कुछ
दही में मूसली वगैरह डाल के खा सकते हैं और दोपहर के खाने में 1 कटोरी दही। तो मतलब ये है कि करीब करीब 2 ग्लास दूध पेट में जाए, 2 फ्रूट्स, हरी सब्जियां। दूसरा, जैसा मैंने बताया, टाइम से सोना। तीसरा, कहीं बाहर का नहीं खाएं। बाहर के खाने में आपको नहीं पता कि कितनी शुद्धता है, कौन कौन से जो मसाले और ऑयल डाले गए हैं वो किस तरह से डाले गए हैं और कब का रखा है बासी। 2-3-4 चीजें होती हैं जिनको आप नहीं कर सकते, मैनेज कर सकते हैं। तो प्रेफरेबली आप बाहर का कुछ नहीं खाना है और टाइम से खाना है। ये नहीं कि या तो बहुत ज्यादा गैप कर दिया या बहुत जल्दी जल्दी खाया। भूख लगने पे 2-3 घंटे में थोड़ा सा कुछ खा लें, बीच में सोएं। तीसरा जो है, कहीं ट्रैवलिंग नहीं करनी, कहीं आना जाना नहीं है। ट्रैवलिंग जब तक जरूरी नहीं हो, जाने में एक तो ये होता है कि एक्सर्शन ऑफ स्ट्रेन ऑफ ट्रैवलिंग। दूसरा, ट्रैवलिंग करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ बाहर खाना पड़ेगा। तीसरा, मैं एक और चीज खाने में कहना चाहिए, फ्रूट्स जो हम लोग कहते हैं, फ्रूट लें लेकिन फ्रूट का जूस नहीं। जूस लेने में उसके सारे विटामिन डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और बहुत जो जरूरी है, खाना कम खाया जाता है प्रेगनेंसी में, तो कॉन्स्टिपेशन की टेंडेंसी रहती है, पानी भी कम पीते हैं पेशेंट्स। तो अगर आप फ्रूट खाते हैं तो उसका फाइबर पेट में जाता है और बाउल मूवमेंट ठीक रहता है। अगर जूस लेते हैं तो फिर बाउल मूवमेंट कम होता है, कॉन्स्टिपेशन की टेंडेंसी होती है। और अगर जूस आपने ठीक से नहीं निकाला और उसमें कोई इन्फेक्शन हो गया तो लूज मोशन की शिकायत। तो कभी कभी जो है लूज मोशंस भी हो जाते हैं। तो इसलिए रॉ फ्रूट को अच्छे से धो के, छील के, काट के खाएं। तीसरा, स्पेशली अगर कोई रिस्क फैक्टर पहले रहा है और कि पहले कोई मिसकैरेज की हिस्ट्री है, तो हम लोग ये भी एडवाइस करते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में थोड़ा आप उसका ये एब्स्टिनेंस परहेज रखें। तो ये मोटे तौर पे ये चीजें हैं। और जैसा कि डॉक्टर रेणु ने बताया, फर्स्ट चेकअप में ही हम लोग सारे इन्वेस्टिगेशन करा लेते हैं टू रूल आउट एनी एग्जिस्टिंग को एग्जिस्टिंग डिजीज। जैसे डायबिटीज हो किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो, तो फर्स्ट चेकअप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें हम लोग पहले ही सारे एक ओवरऑल बॉडी का चेकअप कर लेते हैं कि उसके हार्ट की कंडीशन ठीक है, उसकी पूरी डिटेल में हिस्ट्री लेते हैं कि कोई फैमिली हिस्ट्री सिग्निफिकेंट तो नहीं है, कोई पास्ट हिस्ट्री सिग्निफिकेंट तो नहीं है जो इस प्रेगनेंसी को इफेक्ट कर सकती है। तो उसमें हम लोग उसका ब्लड प्रेशर भी नापते हैं, वेट भी नापते हैं। इनिशियल वेट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको ये वेट गेन देखना है कि हर महीने आपका वेट कितना बढ़ रहा है। तो फर्स्ट वेट, फर्स्ट बेसलाइन ब्लड प्रेशर, बेसलाइन ब्लड शुगर टेस्ट, थायराइड भी आजकल कॉमन हो गया है तो थायराइड का टेस्ट। तो एक पूरा एंटीनेटल प्रोफाइल हम लोग फर्स्ट चेकअप में करा लेते हैं, इंक्लूडिंग एन अल्ट्रासाउंड विच इज कॉल्ड डेटिंग स्कैन। क्योंकि बाद में कभी कभी ग्रोथ प्रॉब्लम्स होती हैं और ये नहीं पता, या कभी कभी कुछ पेशेंट्स अपनी लास्ट पीरियड भूल जाते हैं कि लास्ट मुझे कब हुआ था, या जिनकी साइकिल्स इरेगुलर होती हैं कि भाई 1 महीने पे या 28 दिन पे नहीं होती हैं, इरेगुलर होती हैं, जल्दी होती हैं, देर में। तो उनमें हम लोगों को जो प्रेगनेंसी का जो टाइम है या ड्यू डेट जब कैलकुलेट करनी पड़ती है, तो उसमें जो फर्स्ट स्कैन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसको हम लोग डेटिंग स्कैन कहते हैं। वो हम लोग 6 to 8 वीक्स के बीच में कर लेते हैं। तो मोटे तौर पे ये सब चीजों का हमें ध्यान रखना है तो ठीक रहेगा। तो फर्स्ट चेकअप एज अर्ली एज you detect the pregnancy, see your doctor, happily see your doctor, ask anything, जो भी तुम्हें पूछना है पूछ लो सब अपने डॉक्टर से, एंड कनेक्ट विद योर डॉक्टर। ये नहीं है कि गए और एक मैकेनिकली दिखाया और चले आए। दोनों साइड से एक कनेक्शन होना चाहिए पेशेंट और डॉक्टर का, जिससे वो अपनी हर चीज शेयर कर सकें। एंड आई एम हैप्पी कि डॉक्टर दीदी जो है इस उसमें बहुत पेशेंट भी नहीं कहना चाहिए, वुमन फ्रेंडली। जी बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर दीदी सीमा जी। बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट जानकारियां हैं जो आज डॉक्टर दीदी के माध्यम से सभी को मिल रही हैं। और कई महिलाएं जैसी जो समस्याएं आपने बताई हैं वो उनसे गुजरती भी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मुझे आज पता चली कि फ्रूट्स को खाना चाहिए, ना कि उनके जूस को प्रेफर करना चाहिए। और जनरली क्या होता है कि लेडीज जूस को प्रेफर करती हैं। तो आज से ये बात हमें बिल्कुल ध्यान रहेगी, हमारे दर्शकों को भी ये बात ध्यान रहेगी। अब इसके अलावा हमारे पास जो क्वेश्चंस आए हैं, फरीदाबाद से शिवानी जी और खुर्जा से अन्नू जी, और भी कई महिलाओं ने हमसे पूछा है कि अगर स्पॉटिंग की समस्या हो जाए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो क्या करना चाहिए? क्या ये खतरे की निशानी है, या फिर क्या ऐसा करना चाहिए कि
खतरे से बचा जा सके। तो डॉक्टर दीदी रेणु जी, कृपया इस बारे में हमें बताइए कि अगर स्पॉटिंग हो रही है तो इमीडिएटली प्रिकॉशन क्या लेना चाहिए और खतरे से कैसे बचा जा सकता है। वेरी ट्रू पूर्वी जी, पूरे 9 महीने में एमिनोरिया कहते हैं एब्सेंस ऑफ पीरियड्स, किसी भी तरह की ब्लीडिंग पूरे 9 महीने में एक्सेप्टेबल नहीं है, चाहे वो शुरुआती 3 महीने हो, चाहे वो बीच के 3 महीने हो या आखिरी के 3 महीने। अगर शुरुआती दौर पे आपका यूरिन टेस्ट करने से एक लाइन लाइट आ रही थी और वो वीक प्रेगनेंसी शो कर रही थी और साथ में अगर वेजाइनल ब्लीडिंग होती है तो उसको हम वीक प्रेगनेंसी में हार्मोन्स की डेफिशिएंसी के कारण बच्चा वीक रह जाता है और ब्लीडिंग होने लगती है, तो एक बार हार्ट बीट कंफर्म कर लेते हैं। अगर अल्ट्रासाउंड में हार्ट बीट है तो उसको रोकथाम का इलाज करते हैं, और यस, उसके लिए जो भी हार्मोनल ट्रीटमेंट या दवाइयां डॉक्टर लिखते हैं तो रोकथाम के इलाज से बच्चा रुक जाता है, तो इसको इलाज की जरूरत है। एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी। हाँ जी, हाँ जी मैम। हाँ, शुरू में जैसे जिस फर्स्ट पीरियड मिस हुआ और मे भी एक और पीरियड, 2 पीरियड्स, शुरू के 2 पीरियड्स में हल्की सी स्पॉटिंग नॉर्मली भी हो सकती है, इसको हम लोग इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग ये जनरली इसमें पेन नहीं होता है और ये लॉन्ग लास्ट नहीं करती, 1 या 2 दिन लास्ट करती है। थोड़ी सी स्पॉटिंग हुई और वो खत्म हो गई, तो इससे घबराए नहीं। बट यस, अगर हुई है तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरी है और अल्ट्रासाउंड जरूरी है, और अगर वो ठीक है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। दिस इज मोस्ट प्रोबेबली इन इम्प्लांटेशन ब्लीड। जी, बिल्कुल सही जानकारी दी है डॉक्टर दीदी। आप दोनों के माध्यम से आज हमारे दर्शकों को बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट, उनके सबसे खूबसूरत दौर के लिए जानकारियां आज मिल रही हैं। कानपुर से अब अंजलि जी भी हमसे पूछ रही हैं कि उन्हें गर्भावस्था का दूसरा महीना है और बार बार यूरिन का प्रेशर महसूस होता है, साथ ही जलन और पेट के निचले हिस्से में बहुत ज्यादा दर्द महसूस होता है। तो डॉक्टर दीदी सीमा जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि इस समस्या का कारण क्या होता है और इसका समाधान क्या है। यूट्रस, देखिए, इसको समझने के लिए हमें थोड़ी सा समझना पड़ेगा कि पेट के निचले हिस्से में 3 ओपनिंग्स होती हैं, एक वेजाइना फीमेल्स में, और आगे यूरिन का और पीछे लैट्रिन का। बीच में यूट्रस होता है, आगे यूरिनरी ब्लैडर होता है और पीछे इंटेस्टाइन या रेक्टम होता है। तो कोई भी एक स्ट्रक्चर इन तीनों में से अगर उसमें कोई चेंज होगा तो बाकी दोनों में भी चेंज होगा। आप इनका बीच में यूट्रस है, वो हार्मोनल चेंजेस भी हो रहे हैं उसमें, उसकी वेस्कुलरिटी बढ़ रही है, उसमें खून का दौरान बढ़ रहा है और उसका साइज बढ़ रहा है। साइज बढ़ता है तो वो आगे यूरिनरी ब्लैडर पे प्रेशर डालता है। साथ ही कुछ हार्मोन्स भी होते हैं जिसकी वजह से एक सेंस ऑफ वेट शुरू में, जब तक 3 महीने तक, जब तक यूट्रस एब्डोमिनल स्ट्रक्चर नहीं होता, पेट में ऊपर नहीं ग्रो करता, तब तक वो पेल्विस में ही रहता है, लोअर पार्ट में, तो वो आगे और पीछे दोनों प्रेशर डाल सकता है। पीछे स्पेस ज्यादा होता है तो जो बावल से रिलेटेड सिम्टम्स होते हैं वो रिलेटिवली कम होते हैं, पर आगे स्पेस कम होने की वजह से यूट्रस का प्रेशर यूरिनरी ब्लैडर पे ज्यादा पड़ता है, जिससे कि वो फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन हो जाता है, तो बार बार जाना पड़ना उसकी वजह से होता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि आप पेशेंट अपनी पोजीशन चेंज करता रहे, बीच बीच में लेट जाए, लेटेंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा। पानी थोड़ा ज्यादा पिए। कभी कुछ पेशेंट्स ये बोलते हैं कि हमें बार बार जाना पड़ता है इसलिए हम पानी कम पीते हैं, पर पानी कम पीने से और बहुत सारी चीजें आती हैं, बच्चे की ग्रोथ में फर्क पड़ता है, हाइड्रेशन प्रॉपर होना जरूरी होता है, नहीं तो डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है, क्योंकि भूख वैसे भी नहीं लगती है, उल्टियां थोड़ी बहुत होती हैं, तो अगर पानी कम पिएंगे तो डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होती है। तो फ्रीक्वेंसी तो नॉर्मली हो सकती है, लेकिन यूरिन में जो अगर जलन होती है तो दिस इज नॉट नॉर्मल। जलन होने का मतलब चांसेस है कि यूरिन में कोई इन्फेक्शन हो, और प्रेगनेंसी में यूरिनरी इन्फेक्शन होना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी बॉडी में अगर इन्फेक्शन होगा तो बॉडी के हर अंग पे फर्क पड़ेगा, स्पेशली इन्फेक्शंस जो हैं बच्चे की ग्रोथ पे प्रभाव डालते हैं। देखिए, एक सेल मिलती है फीमेल की और एक सेल मिलती है मेल की, दोनों मिलके फिर एक सेल बनती है। एक सेल एक से भी हाफ मिलते हैं, वो डिवाइड होके
मेल का हाफ और फीमेल का हाफ डिवाइड होके एक सेल बनती है, फिर उसका मल्टीप्लिकेशन होता है, एक सेल से दो, दो से चार, चार से फिर एक, जो साइंस पढ़ते हैं बच्चे पूरा ब्लास्टोसिस बन के फिर उसमें डिफरेंट ऑर्गन्स बनते हैं, और ये सारी क्रिया मेजर ऑर्गन फॉर्मेशन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो जाता है. फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज द मोस्ट हैपनिंग टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि इस समय सारी चीजें जरूरी है. कोई रेडिएशन ना हो, कोई एक्सर्शन ना हो, कोई इन्फेक्शन ना हो, कोई एक्सपोजर ना हो, क्योंकि अगर इस समय इन्होंने कोई इस तरह की अनटुवर्ड चीज हो गई और उस समय उसके डिवाइडिंग फेज में अगर कोई एबनॉर्मेलिटी आ गई, तो फिर बाद में किसी भी ट्रीटमेंट से वो ठीक नहीं होगी. तो दिस इज द मोस्ट हैपनिंग एंड मोस्ट केयर नीडिंग टाइम ऑफ प्रेगनेंसी. तो इन्फेक्शन, यूरिन अगर बर्निंग हो रही है तो तुरंत यूरिन टेस्ट कराएं, और अगर उसमें इन्फेक्शन आया है तो एक यूरिन कल्चर करा के, जिस ड्रग से वो ऑर्गेनिज्म सेंसिटिव है और प्रेगनेंसी में सेफ है, तो वो ड्रग देके फुल ट्रीटमेंट लें. कई बार ऐसा होता है कि 5 दिन की दवाई डॉक्टर ने लिख दी, 2 दिन खाई, हमें ठीक हो गए थे तो हमने उसे बंद कर दी. ये ना करें, क्योंकि सिम्टम्स तो आपके ये 2 रोज में ठीक हो जाएंगे, लेकिन रेजिडुअल इन्फेक्शन अगर रह जाएगा तो वो बार बार रिकरेंस होगी, और रिकरेंस से फिर एक जो सब क्लिनिकल इन्फेक्शंस होते हैं, दे आर डेंजरस. तो उस चीज को अवॉइड करें. दूसरा इनका शायद क्वेश्चन था कि पेन, लोअर हैवीनेस और पेन इन लोअर एब्डोमेन. ये भी बिकॉज ऑफ द साइज, जो ग्रोइंग साइज ऑफ द यूट्रस एंड बेबी तो अभी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रहा है, लेकिन यूट्रस का साइज बढ़ रहा है, और साथ ही उसमें वेस्कुलरिटी बढ़ रही है, फ्लूइड हो रही है, पानी की थैली होती है, उसमें पानी ग्रो करता है, उसमें बच्चा ग्रो करता है, तो वो सेंस ऑफ वेट उसकी वजह से होता है. क्रैम्प लाइक पेन भी हार्मोन्स की वजह से, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से हो सकते हैं. हम लोग एक चीज और मना करते हैं कि फॉरवर्ड बेंडिंग ना करें. फॉरवर्ड बेंडिंग करने से एक तो जनरली भी किसी को नहीं करना चाहिए, कि बैक पे स्ट्रेन पड़ता है. तो जो बैक एक्स होते हैं वो इसलिए होते हैं कि हम लोग कोई भी चीज नीचे पड़ी ऐसे झुक के उठा लेते हैं. स्पेशली प्रेगनेंसी में ये नहीं करना है, उससे प्रेशर पड़ सकता है और पेन बढ़ सकता है. बीच बीच में काम रोक के थोड़ी देर के लिए लेट जाए, तो जनरली ये प्रॉब्लम ठीक रहती है. बहुत अच्छा डॉक्टर सीमा दीदी जी. इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि पेशेंट हमेशा अपने को जैसे पेशेंट ना समझे. बहुत राइटली आपने कहा कि प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है, लेकिन अपने कंफर्ट जोन में रहे. सोने का गद्दा, तकिया, लेटने का, पॉस्चरल चेंजेस, अपने कंफर्ट जोन को खुद डिसाइड करें, बजाय इसके कि डॉक्टर क्या कह रहे हैं, हस्बैंड क्या कह रहा है, या और रिलेटिव्स क्या कह रहे हैं. और दूसरी चीज ये कि पर्सनल हाइजीन. वेजाइना नॉर्मली डिस्चार्ज ज्यादा हो जाता है, तो कई बार ना नहाने से या ना सफाई रखने से या बार बार पैंटी चेंज ना करने से या प्रॉपर हाइजीन मेंटेन ना करने से जो वेजाइना में इन्फेक्शन या डिस्चार्ज रहता है, उसकी वजह से भी, पूर्वी जी जैसे आपने पूछा कि लोअर एब्डोमेन में पेन रहता है, डल एकिंग रहता है, वो रह सकता है. तो बाकी सबके साथ में अगर अपना थोड़ा इन दिनों हाइजीन का और ज्यादा ध्यान रखेंगे और अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे, तो बहुत सारी इन चीजों से बिना दवाइयों से भी ठीक रहा जा सकता है. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दीदी. आशा करती हूँ अंजलि जी को अपनी समस्या का समाधान मिल गया होगा. अब मैं गुजारिश करूंगी आप ही से, डॉक्टर दीदी रेणु जी से, कि वो हमें दूसरी तिमाही के बारे में थोड़ा सा बताएं, और ये बताएं कि इस अवधि में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, दूसरी तिमाही के बारे में. देखिए, फर्स्ट तिमाही में तो ऑर्गेनोजेनेसिस यानी कि बच्चे का फॉर्मेशन हो जाता है. अब उसका मैच्योरेशन स्टार्ट होता है, मतलब जो अंग बन चुके, जितना बच्चा बन चुका वो अब मैच्योर होना शुरू करता है. तो अब एक्चुअल में वजन बढ़ना शुरू होता है किसी भी महिला का. तो जो शुरू के 3 महीनों में वेट गेन नहीं होता, किसी वजह से उल्टी वगैरह के कारण खाया नहीं जाता, या लिक्विड डाइट हम लोग प्रिफर करते हैं, तो वेट गेन सेकेंड ट्राइमेस्टर से शुरू होता है एक्चुअली में. तो इस टाइम उनको हाई कैलोरीज, रिच प्रोटीन डाइट, कार्ब डाइट, ये सब ज्यादा चाहिए along with the fiber and fruits. तो इसके साथ साथ जो वैक्सीनेशन होता है, फर्स्ट जो 3 मंथ्स कंप्लीट होने के बाद टेटनस टॉक्साइड का टीका देते हैं. एक अल्ट्रासाउंड, बच्चे के ऑर्गन्स ठीक से बन गए पूरे, उसमें कोई और एनोमली या डिफेक्ट तो नहीं है, इसके लिए एक अल्ट्रासाउंड. तो दूसरी तिमाही में डाइट का, बाकी मॉर्निंग इवनिंग वॉक, डाइजेशन ठीक रखें, खाना
अपने क्लाइमेट के हिसाब से, हिंदुस्तान में बहुत वेरिएशन है क्लाइमेट का, नॉर्थ में कुछ है ना, साउथ में कुछ, तो जो जहाँ चीज उगती है वो वहाँ के क्लाइमेट को सूट करती है। तो हमारा ये प्रोग्राम तो पूरे हिंदुस्तान में देखा जाता है। तो मैं यही कहूंगी कि जिसको जो पसंद है अपने क्लाइमेट और अपने लोकल फूड को ज्यादा प्रिफर करें और स्टे विद नेचर। जी बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर दीदी रेणु जी। अभी आपने बताया कि अल्ट्रासाउंड होना चाहिए, तो अल्ट्रासाउंड से रिलेटेड ही मैं एक अपना अगला सवाल पूछना चाहूंगी कि अल्ट्रासाउंड कब कब कराना चाहिए, या अगर हम अल्ट्रासाउंड करा भी रहे हैं तो प्रेगनेंसी के टाइम पीरियड में क्या पूरी तरह से सुरक्षित है अल्ट्रासाउंड कराना? मतलब अल्ट्रासाउंड के बारे में थोड़ा सा बताइए दीदी। डॉक्टर दीदी सीमा जी। हेलो, अल्ट्रासाउंड आउट ऑफ ऑल द इमेजिंग टेक्निक्स, जो जितनी भी टेक्निक्स हैं, एक्सरे हुआ, सीटी हुआ, उसमें जो अल्ट्रासाउंड है वो प्रेगनेंसी में सेफेस्ट मोडालिटी है इन्वेस्टिगेशन की। एक थोड़ा सा इसका समझ लेते हैं कि अल्ट्रासाउंड है क्या। अल्ट्रासाउंड एक हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव है जो रिफ्लेक्ट होके एक मशीन द्वारा इमेज बनाई जाती है और उस इमेज को हम लोग स्टडी कर लेते हैं। तो वो फ्रीक्वेंसी जो कानों को नहीं सुनाई पड़ती, वो फ्रीक्वेंसी से साउंड जाती है। साउंड वेव्स आर हार्मलेस टू द बॉडी। तो सबसे पहली बात, जहां तक सुरक्षा की बात है, कई बार बहुत पेशेंट्स आके पूछते हैं, आपने जिसने भी पूछा है या आपने पूछा है तो सवाल बहुत अच्छा है कि अल्ट्रासाउंड is safe in pregnancy, even in early trimester, as early as 6 to 7, 8 weeks, जब जो हम लोग डेटिंग स्कैन करते हैं, जिसमें हम लोग प्रेफर करते हैं कि ट्रांसवेजाइनल करें, तो ट्रांसवेजाइनल करने में भी सेफ्टी में कोई समस्या नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो सेफ्टी वाला है। सेकेंड आपका क्वेश्चन है कि कब कब कराना चाहिए। एक नॉर्मल प्रेगनेंसी का मतलब कि अनकॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी। अनकॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी का मतलब कि प्रेगनेंसी 18 साल से कम की लड़की को नहीं है और 35 से लेट की अर्जी। ये वाला जो पीरियड है ये इस जो सबसे ज्यादा सेफ पीरियड माना जाता है। पहले हम लोग 30 कहते थे, अब लेट मैरिजेस होने लगे तो थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर दिया। तो ये अगर एक अनकॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी है, साथ में कोई कॉन्करेंट मेडिकल प्रॉब्लम लाइक डायबिटीज, हाइपरटेंशन नहीं है, थायराइड नहीं है, थायराइड भी इंपॉर्टेंट हो गया है, या कोई फैमिली हिस्ट्री या उस पर्टिकुलर लेडी में कोई पास्ट हिस्ट्री एबॉर्शन की या मिसकैरेज की या टर्म पे डेथ की नहीं है, तो जो हम लोग फर्स्ट 4 अल्ट्रासाउंड रेकमेंड करते हैं। फर्स्ट अल्ट्रासाउंड जैसे ही प्रेगनेंसी का पता चले, जिसको हम लोग अभी बात कर रहे हैं डेटिंग स्कैन की, टू कंफर्म द ड्यू डेट, लास्ट पीरियड और ड्यू डेट कब बैठेगी, उसके लिए डेटिंग स्कैन होता है बिटवीन 6 to 8। 6 वीक से पहले कराने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि उस समय अगर हार्ट बीट नहीं पिकअप हुई तो दैट डज नॉट मीन कि कुछ गड़बड़ है। तो 6 वीक्स पे तक जनरली, 6 to 8 वीक्स तक जनरली हार्ट बीट आ जाती है। तो एक तो ये कंफर्मेशन हो जाए कि डेट क्या है और लाइव प्रेगनेंसी है। तीसरी बात कि यूट्रस में है। कभी कभी प्रेगनेंसी यूट्रस में ना होकर ट्यूब में होती है या किसी एक्स्ट्रा ऑर्गन में होती है, जिसको हम लोग एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। तो वो भी हमें बहुत जल्दी पता चल जाती है। अगर आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है और 6 to 8 वीक्स पे आप अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं और यूट्रस के अंदर आपको जेस्टेशनल सैक, जैसे हम लोग कहते हैं, पानी की थैली छोटी सी दिखती है, अगर वो नहीं दिख रहा है तो वन शुड बी वेरी केयरफुल कि कहीं एक्स्ट्रा साइट पे एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है। एक और चीज कि अगर सिंगल प्रेगनेंसी है या मल्टीपल प्रेगनेंसी, ट्विंस हुए, ट्रिपलेट्स हुए, वो भी अर्ली ही डायग्नोस हो जाते हैं अगर आप 6 to 8 वीक्स पे फर्स्ट अल्ट्रासाउंड कर लें। सेकेंड अल्ट्रासाउंड हम लोग करते हैं NT-NB स्कैन कहते हैं, जिसको वो 11 से 14 हफ्ते के बीच में किया जाता है। NT-NB स्कैन जो है बेसिकली क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज को देखने के लिए, स्पेशली डाउन सिंड्रोम के लिए देखा जाता है। इसमें जैसा कि नाम सजेस्ट, NT मींस न्यूक्लियर ट्रांसल्यूसेंसी और NB मींस नेजल बोन। नेजल बोन्स का एब्सेंट होना इज अ मार्कर कि कोई क्रोमोसोमल डिफेक्ट हो सकता है। और जो NT है, एक शेडो दिखती है नेक के पीछे, जिसको हम लोग मेजर कर लेते हैं। अगर वो एक प्रिस्क्राइब्ड मेजरमेंट से ज्यादा होती है तो दैट इज अ साइन ऑफ
क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी, अगर NT-NB स्कैन में कोई एबनॉर्मेलिटी आती है तो हम लोग उसको फिर फर्दर इन्वेस्टिगेट करते हैं बाय अदर मेथड्स। जो थर्ड अल्ट्रासाउंड है वो एनॉमली स्कैन है, जैसा अभी डॉक्टर रेनू बता रही थी। ये हम लोग 18 से 20 हफ्ते के बीच में करते हैं और इसमें अब तक बच्चा करीब करीब कंप्लीटली बन चुका होता है और बन भी चुका होता है एंड इजीली विजिबल होता है, आप उसकी फिंगर्स तक गिन सकते हैं। तो उस समय हम लोग उसमें बेसिकली कोई फिजिकल डिफेक्ट है उसको देख लेते हैं, फ्लूइड कितना है इसे देख लेते हैं, कोई बॉडीली डिफेक्ट तो नहीं है उसे देख लेते हैं, और ग्रोथ ठीक चल रही है ये देख लेते हैं। साथ ही जो प्लेसेंटा वो स्ट्रक्चर है जो बच्चे को खून की सप्लाई करता है, तो प्लेसेंटा की पोजीशन भी देख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी प्लेसेंटा नीचे होता है तो वो आगे जाके प्रॉब्लम कर सकता है। तो ये सारी चीजें हमें एनॉमली स्कैन में दिख जाती हैं। एक चीज और ये 18 to 20 वीक्स के बीच में करने का एक कारण ये भी है कि जो हमारे हिंदुस्तान में लॉ है कि अगर कोई डिफेक्ट भी है तो हम 20-22 हफ्ते के बाद प्रेगनेंसी को टर्मिनेट नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे डिफेक्ट्स होते हैं जो वायबिलिटी के लिए, सर्वाइवल के लिए भी दिक्कत कर सकते हैं, या इतने एबनॉर्मल है कि बाद में बच्चा, जैसे ब्रेन डिफेक्ट्स हैं, हाइड्रोकेफलस है, स्पाइनल डिफेक्ट्स हैं, ये वाले दे आर नॉट कंपैटिबल विद लाइफ, और जरूरी नहीं है कि निकलते ही बच्चा एक्सपायर हो जाए। कभी कभी 2-3 साल तक होना, एंड इट्स अ स्ट्रेन ऑन द कपल क्या पूरी एंटायर फैमिली पे। तो अगर कोई इस तरह का मेजर डिफेक्ट मिलता है जो कि इससे पहले डिटेक्ट होना स्लाइटली मुश्किल होता है, तो ये वाले टाइम में अगर अल्ट्रासाउंड होके पिकअप हो जाए तो टर्मिनेशन इज इजी। जो फोर्थ अल्ट्रासाउंड है वो हम लोग लास्ट ट्राइमेस्टर में रिकमेंड करते हैं, प्रेफरेबली 9th मंथ में। अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो 9th मंथ में करते हैं। उसमें फिर वो उसका बच्चे की ग्रोथ, बच्चे का वेट, अमाउंट ऑफ लाइकर, प्लेसेंटल पोजीशन, और एक साथ में डॉपलर करते हैं जिसमें हम बच्चे को कितनी ऑक्सीजन जा रही है वो मेजर करते हैं। तो मोटे तौर पे ये 4 करते हैं, पर अगर किसी भी स्टेज पे कोई पैरामीटर एबनॉर्मल मिलता है तो फिर डॉक्टर कभी कभी एडवाइस करते हैं कि 15 दिन में स्कैन हो जाना चाहिए या 1 महीने पे स्कैन कराएं, तब वो डॉक्टर की एडवाइस फॉलो करना चाहिए। जी, बहुत ही उपयोगी जानकारी आपने दी है डॉक्टर दीदी। जैसे कि हम सभी लोगों को पता लगता है कि अगर प्रेगनेंसी है तो अल्ट्रासाउंड कराएंगे, बेबी के बारे में पता चलेगा, थोड़ा सा क्यूरियोसिटी रहती है, लेकिन आपके माध्यम से आज पता चला कि जितना जरूरी है उतने ही अल्ट्रासाउंड कराए जाने चाहिए। और अब हमारे साथ जुड़ रही हैं मिस नोनिता अग्रवाल जी सहारनपुर से। मैं स्वागत करना चाहूंगी नोनिता जी का। बहुत बहुत स्वागत है नोनिता जी। हाँ, नमस्ते सबको, बहुत बहुत नमस्ते और प्रणाम। और मैं भी एक 3 बच्चों की माँ हूँ, और मैं वही समझती हूँ कि मेरा माँ होने का जो पर्पस है ये 3 M से हुआ। माँ से तो वर्ड है ही M, लेकिन एक मैटरनिटी डॉक्टर, एक मेरा बहुत अच्छे जिनके साथ भी कनेक्शन रहा, और सबसे इम्पोर्टेंट कि मिरेकल ऑफ गॉड। तो मेरा सिर्फ मेरे को ये बताना, कहना है या आपके साथ शेयर करना है कि जैसे हम सब लोग कहीं भी होते हैं, जब ईश्वर बनाए होंगे हम सबको, जैसे कहीं भी हमें बनाया, एक फीमेल और मेल बनाया, तो ये जो रिप्रोडक्शन है एक बहुत इम्पोर्टेंट आई थिंक ये क्रिया है, जिसमें कि इसको हमें सबको इस तरह से लेना चाहिए। ये भी एक तरह की पूजा है, या आप कह लीजिए कि हमारी माइथोलॉजी में भी है। चाहे आप कोई भी देखें कस्टम या कल्चर, अगर आप आगे रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं तो आपका पर्पस ह्यूमन बीइंग का पूरा नहीं होता है। सिर्फ एक माँ बन के बच्चा पालना, या वो मैं इसमें नहीं बोल रही हूँ कि सिर्फ ये माँ बने, मैं ये बोल रही हूँ कि रिप्रोडक्शन ही एक अच्छा कार्य है। उसका जब हम एक औरत बन के पैदा होते हैं तो हमें ये क्रिएटिविटी का मौका मिलता है। तो मैं, और आगे जाके ये भी है कि इससे डरते हैं लोग ना कि बॉडी खराब हो जाएगी, या बहुत सारी मिथ्स हैं। मिथ्स भी M वर्ड से ही है। ये सब बॉडी वगैरह खराब नहीं होती है, ये बहुत नेचुरल प्रोसेस है। जैसे बोलते हैं नेचर, पेड़ है, एक पत्ता गिरता है तो क्या दूसरा नहीं उगता है, ऐसे ही ये है। मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे ये बात पहुंचानी है। 3 बच्चे मैंने पैदा करे अलग अलग तरीके से,
जब प्रेगनेंसी बहुत अच्छी रहती तो भी लोग बोलें कि भाई आपका पता नहीं, डराते रहते हैं कुछ कुछ लोग। डरना नहीं है और घबराना नहीं है, और ये कि डिलीवरी ये बहुत नेचुरल चीज है। और ब्रेस्ट फीडिंग मैंने तो हर में बहुत मजे मजे लेके किया। मजा वर्ड भी म से ही है। देखिए जितने एम है ये सब म है, और एक्चुअली प्यार भी वो म ही है। मनाइए उसे, सेलिब्रेट करें। और प्लीज सब प्रेग्नेंट हो। आई इवन अगर नेचर में एक ही बस एक जाति है जो सी हॉर्स, जिसमें कि मेल कैरी करता है बच्चा, बाकी सारे फीमेल ही करते हैं, और सबके सब बहुत अच्छे रहते हैं। एंड सो आई विल फील एंड आई वांट टू से इस माध्यम से कि डॉक्टर दीदी हैं, बिल्कुल डॉक्टर दीदी हैं, और बहुत अच्छा से आप लोग कनेक्ट हो। थैंक यू सो मच कि मेरे को ये मौका मिलता है कि आपसे शेयर करने का। जब वो माँ लफ्ज आता है बहुत अच्छा लगता है। चलिए फिर, और आगे पूर्वी जी बढ़ाती हैं प्रोग्राम को, मेरे तो शेयर करना था। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नोनिता जी, आपके विचार हमारे कार्यक्रम में चार चांद लगा देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद फिर से आपका। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए तो जो आप- एक मिनट, जो आजकल के बच्चे हैं ना, आजकल के बच्चों को इसको बार बार कर देना, क्योंकि पहले तो बच्चे शादियां नहीं करना चाहते, फिर शादी देर में होती है, फिर उसके बाद प्रेगनेंसी नहीं करना चाहते, और फिर प्रेगनेंसी लेट ट्राई करते हैं तो फिर होती नहीं है। तो एक मैसेज ये भी है कि टाइम से अपना चूज करें पार्टनर, टाइम से शादी करें और टाइम से माँ बने। नौनीता जी ये भी मैसेज दे रही है। मातृत्व सुख एक महिला के लाइफ में सर्वोपरि है। एक कंप्लीटनेस की जो फीलिंग आती है वो एक माँ बनने के बाद अलग ही आती है। तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री में आप देखिए, सभी लोग माँ बन के उसके बाद वापस अपने आप को मेंटेन कर लेते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें शरीर में बदलाव तो जरूर आते हैं कि शरीर खराब हो जाता है, ऐसा मिथ ना रखें मन में। बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर दीदी। आज हमारे कार्यक्रम के माध्यम से एक सोशल मैसेज भी न्यू जनरेशन को, यंग जनरेशन को गया है। दैट्स रियली वेरी गुड फॉर अस। और अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपना अगला सवाल पूछना चाहूंगी। बहुत सारी महिलाएं ये सोचती हैं कि बैठकर पोछा लगाना आदि कार्य करने से नॉर्मल डिलीवरी होती है, तो क्या ये बात सही होती है? डॉक्टर दीदी रेणु जी, कृपया इस बारे में आप हमें बताइए, और साथ ही ये भी बताइए कि प्रेगनेंसी में कौन कौन से व्यायाम करना लाभकारी होता है। डॉक्टर दीदी रेणु जी। हाँ जी। तो एक तरीके से ये समझें कि जो डिलीवरी का एक नेचुरल प्रोसेस है, दैट इज वेरी ब्यूटीफुल प्रोसेस। एक लचीलापन टिश्यूज में अगर रहेगा तो वो नेचुरल प्रोसेस में बड़ी मदद करेगा। तो जो बच्चा जैसे जैसे सरकता है, पेट से नीचे का रास्ता खुलता है और डिलीवरी का प्रोसेस शुरू होता है, उसमें जितना आपकी महिलाओं के नीचे के टिश्यूज फ्लेक्सिबल होंगे, उतना ही नेचर के साथ फैलाव बहुत अच्छा होगा, बड़ी इजी डिलीवरी होगी। लेकिन वो सब हमारे रूटीन पे बहुत डिपेंड करता है कि आपका प्रॉपर वजन बढ़ा हुआ हो, आप ओवरवेट ना हो, 9 महीने में आपने अपने शरीर को लचीला बना के रखा है, और समय समय पे व्यायाम, सुबह शाम की वॉक और प्रॉपर बैलेंस डाइट लेने के साथ साथ आपने अपने शरीर के टिश्यूज को लचीला बना के रखा है, तो डिलीवरी भी नॉर्मल होगी। इसी कंटेस्ट में जो पोछा लगाने की बात आती है कि जब 8 साढ़े 8 महीने पूरे होने के बाद बच्चे का हेड माँ की पेल्विस में एंगेज होने लगता है, तो पोछा लगाने के दौरान जो स्क्वेट करके पोजीशन बनती है, उसमें नीचे के टिश्यूज फैलते हैं और बच्चे के सिर को नीचे आने के लिए रास्ता देते हैं। अगर आपका नॉर्मल गर्भ रहा है, साथ में कोई एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशन जैसे किसी का आंवल नाल नीचे तो नहीं है, किसी को एब्रप्शन का वो इशू तो नहीं है, किसी का ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा तो नहीं है, अगर डॉक्टर आपकी प्रेगनेंसी को अनकॉम्प्लिकेटेड कहते हैं, तो यस, आप अपने कंफर्ट जोन में अपनी पेल्विक एक्सरसाइजेस के साथ में स्क्वेट करने के साथ साथ पोछा लगाने की प्रक्रिया भी कर सकते हैं। वो आपके नेचुरल हेड एंगेजमेंट को और डिलीवरी के प्रोसेस को आसान बनाएगा।
एक थोड़ा सा मैं सजेशन देना चाहूंगी हाँ जी। कि देखिए स्क्वेटिंग एक्सरसाइजेस बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत जरूरी है, क्योंकि स्क्वेटिंग से, जैसा डॉक्टर रेणु ने कहा, कि बच्चा हेड एंगेजमेंट और हेड डिसेंट इजी होता है। प्रॉब्लम ये है कि आजकल लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, जो फिजिकल वर्क और स्पेशली हाउस होल्ड वर्क लड़कियां नहीं करती हैं, जरूरत भी नहीं पड़ती और करती भी नहीं है। और स्पेशली पोछा लगाने में फॉरवर्ड बेंडिंग भी होती है, प्रेशर पड़ता है। तो कभी कभी जो लड़कियां को कभी पोछा नहीं लगाया, उनको 9th मंथ में पोछा लगाना इज प्रोबेबली नॉट दैट वाइज। उससे ज्यादा है कि स्क्वेटिंग वाली एक्सरसाइजेस करें। स्क्वेट्स करना अलग चीज है और पोछा लगाना अलग चीज है। तो मतलब पहले जमाने में जब लोग करते थे, या नॉर्मल रूटीन में जो चीजें होती थी या एक आदत थी, तो उस समय एक पोछा लगाना, और वो उस समय कुछ पता नहीं था, दैट वाज द ओनली वे ऑफ टेलिंग कि एक स्क्वेट्स करने हैं या हेड नी डिसेंट की। अब क्योंकि अवेयरनेस बढ़ रही है, बहुत सारे एप्स हो गए हैं, बहुत सारे लोग हो गए हैं जो एंटीनेटल एक्सरसाइज क्लिनिक्स हो गई हैं, बड़ी सिटीज में एंटीनेटल एक्सरसाइजेस की क्लिनिक्स हैं, हॉस्पिटल्स में एंटीनेटल क्लिनिक्स के साथ साइड में एंटीनेटल एक्सरसाइजेस राइट फ्रॉम बिगिनिंग कराई जाती है। तो वो स्क्वेट्स करना एक बिल्कुल अलग बात होती है, और एक नॉर्मल फैशनेबल लड़की को 9th मंथ में पोछा पकड़ाना देना, मतलब आई डोंट रेकमेंड। नहीं, एक चीज और ऐड करूंगी कि हाँ, हमारे हिंदुस्तान में जो इंडियन सीट होती थी, हाँ, दैट वाज वेरी गुड फॉर, हाँ, हाँ, वो आजकल के सबके घरों में सबने वो हटा के वेस्टर्न यूरोपियन सीट अपना ली है। तो मैं ये मैसेज देना चाहूंगी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि पेट अच्छे से साफ होना स्क्वेट करके बैठने में जितना अच्छा हो सकता है, और आपको एक एम्प्टीनेस की फीलिंग यूरिन के बाद या टॉयलेट के बाद जितनी अच्छी फीलिंग आपको स्क्वेट करके हो सकती है, वो यूरोपियन सीट पे नहीं हो सकती। और वो ऑटोमेटिकली एक लेडी के फ्यूचर लाइफ में एक प्रिपरेशन होती है पेल्विक फ्लोर की, कि वो जब भी प्रेग्नेंट हो और डिलीवरी हो तो उसका निचला हिस्सा फैलने के योग्य बना रहे। तो दैट वे इंडियन सीट फिर से अपनाने का टाइम है, स्पेशली महिलाओं के लिए। एब्सोल्युटली जी, बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर दीदी रेणु जी। आजकल लोग इंग्लिश सीट को ही रिकमेंड करते हैं, लेकिन प्रेफरेबल आज भी इंडियन सीट है, हमारा भारत महान जिसको हम कह सकते हैं। अब मैं अगले सवाल की तरफ चलती हूँ, जो पूछा है रायबरेली से प्रियंका जी ने, कि उन्हें ना 6th मंथ चल रहा है और अब ब्लैक क्रैम्प्स उन्हें बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, और वो बढ़ते बढ़ते पेल्विक पेन बन जाता है। तो कहीं ये प्री टर्म लेबर की निशानी तो नहीं है? पेल्विक एरिया का जो पेन, लेग क्रैम्प्स, ये सब कुछ बहुत ज्यादा होता है, तो प्री टर्म की निशानी तो नहीं है लेबर की? डॉक्टर दीदी सीमा जी, प्लीज इस बारे में हमें थोड़ा सा बताइए आप। देखिए, लेग क्रैम्प्स प्रीटर्म की निशानी नहीं है, और प्रीटर्म की निशानी में पहले बैक एक होता है और एब्डोमिनल पेन होता है। पेल्विक पेन, क्रैम्प्स और लेग क्रैम्प्स ऑलमोस्ट 90% श्योरिटी के साथ कहा जा सकता है कि ये प्रीटर्म की निशानी नहीं है। लेग क्रैम्प्स प्रेगनेंसी में काफी कॉमन है। ये डिहाइड्रेशन से भी हो सकता है, कैल्शियम डेफिशिएंसी से भी होता है, कुछ विटामिन की डिफिशिएंसी से, स्पेशली विटामिन ई की डेफिशिएंसी से हो सकता है, और लैक ऑफ रेस्ट से हो सकता है, या ओवर एक्सरसाइज से भी कभी कभी लेग क्रैम्प्स होने लगते हैं। हील्स पहनने से भी लेग क्रैम्प्स हो सकते हैं, बहुत ज्यादा हील्स। वैसे भी हम लोग रेकमेंड करते हैं कि प्रेगनेंसी में हील्स नहीं पहने, क्योंकि जो जॉइंट्स हैं वो रिलैक्स्ड रहते हैं। तो अगर रिलैक्स जॉइंट्स में अगर आपको डिसबैलेंस हुआ तो टिश्यू इंजरी हो सकती है। तो एक तो अपने आप को हाइड्रेट रखें प्रॉपरली, थोड़ी थोड़ी देर में सिप्स में पानी लें, एक साथ ज्यादा पानी पीने की जरूरत नहीं है। और स्पेशली अब तो सभी जगह गर्मियां शुरू हो गई हैं, तो पानी की मात्रा बढ़ा दें, दूध की मात्रा बढ़ा दें, अपना आयरन, कैल्शियम और विटामिन सप्लीमेंट रेगुलरली लेते रहें, और थोड़ा सा लेग मसाज करा लें। स्पेशली जो काफ रीजन का मसाज हो उसमें हेल्प करता है। बीच बीच में लेफ्ट साइड में करवट करके रेस्ट लें, और उसके बाद भी नहीं ठीक होता है तो हम लोग एक इवियन एलसी करके प्रिपरेशन आता है वो देते हैं। बैक में अगर क्रैम्प्स हैं या पेन हो रहा है तो कोई एनाल्जेसिक क्रीम या ऑयल लगाई जा सकती है। लेकिन अगर रेगुलरली हैवीनेस है या बैक से पेन उठ के फ्रंट में आ रहा है, जैसे मेंस्ट्रुअल पेन टाइप का पेन हो, तो वो मे बी साइन ऑफ यूट्राइन एक्टिविटी,
तो उस समय फिर डॉक्टर से कंसल्ट करें, डॉक्टर को बताएं, डॉक्टर चेकअप करेंगी, और अगर प्री टर्म लेबर की तरफ कोई बात है तो वो उसका टाइम रहते मैनेजमेंट करेंगे। पर जो सिम्टम्स ये बता रही हैं, दे आर मोस्ट प्रॉब्ली नॉट इंडिकेटिव ऑफ प्री टर्म लेबर। इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि अगर जरा भी डाउट लगे, अपने टमी पे हाथ रख के 5 मिनट तक फील करें। अगर बच्चे के मूवमेंट अच्छे फील हो रहे हैं और यूट्रस इतना टाइट फील नहीं हो रहा, तो प्रोबेबली ये प्रीटर्म के कारण नहीं है। क्योंकि प्रीटर्म लेबर में आपको अपनी टमी पे हाथ रखने से काफी हार्ड, जैसे फुटबॉल जैसा हार्ड दिखेगा, ऐसा लगेगा कि कोई चीज अकड़ रही है, तो दैट गोज इन फेवर ऑफ प्रीटर्म लेबर। जी बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर दीदी। सावधानी ही समस्या से बचाव का रास्ता होता है। अब मैं डॉक्टर दीदी रेणु जी से ही पूछना चाहूंगी कि कई बार यूरिन इन्फेक्शन इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि अगर उसका कल्चरल टेस्ट कराएं तो ई कोली नामक बैक्टीरिया आ जाता है, और जिसके बारे में अगर लेडीज गूगल सर्च करती हैं तो उन्हें बर्थ डिफेक्ट जैसा कुछ मिलता है। तो क्या ये बात सही है? और साथ ही प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, पूरे टाइम कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो इन दोनों समस्याओं से बचने के लिए क्या करना चाहिए? हाँ, सबसे पहले हम कॉन्स्टिपेशन को ले लेते हैं कि जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पूरे 9 महीनों में प्रेगनेंसी के दौरान बनता है, वो अपने आप में ही एक कॉन्स्टिपेशन क्रिएट करता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कारण। तो एक प्रॉपर हाइड्रेट रखना, फाइबर डाइट बढ़ाना और अपने स्टूल्स हैबिट को अपने हाइजीन के साथ और अपनी डाइट के साथ, न्यूट्रिशनल डाइट के साथ अगर आप ठीक रखेंगे तो कॉन्स्टिपेशन से बचा जा सकता है। पर कॉन्स्टिपेशन होने ना दें, उससे आपको फिर इंडाइजेशन, गैस बनना, फ्लैचुलेंस, ये समस्याएं बढ़ जाएंगी। तो कभी भी हेजिटेट ना करें। अगर कॉन्स्टिपेशन रहता है लगातार और डाइट से ठीक नहीं होता, तो डॉक्टर से कंसल्ट करके इसके लिए दवाइयां, कुछ लैक्टुलोज सिरप या कुछ ईसबगोल की तरह के, या गुड़ के साथ रात को दूध पी लेना इज वेरी गुड लैक्सेटिव, या फिर मुनक्का के साथ दूध ले लेना। इन सब चीजों से कैसे भी करके पेट साफ रखना बहुत जरूरी है, जिससे कि आपका भूख और डाइजेशन सही बनी रहे। दूसरा आता है इन्फेक्शन का। जैसे डॉक्टर सीमा जी ने बताया था कि शुरू से ही हमें टेस्ट करा के यूरिन टेस्ट में एंटीबायोटिक ले लेना चाहिए अगर इन्फेक्शन आ रहा है। तो यस, अगर ई कोलाई इन्फेक्शन यूरिन में आता है तो उसके लिए एंटीबायोटिक दे करके समय पे सावधानी के साथ पूरा इलाज कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। पर जहां तक आपका ये सवाल है कि उसकी वजह से बच्चे में कोई डिफेक्ट आ जाएगा, तो खाली ई कोलाई के इन्फेक्शन से जो अंदर गर्भ में बच्चा है वो डिफेक्टिव हो जाए, ऐसा नहीं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर दीदी। और सही भी कहा कि ये दोनों समस्याएं आम होती हैं, इन दोनों से बचने की शुरुआत से ही रास्ते अपनाने चाहिए। अब रुक करते हैं अपने अगले पड़ाव की तरफ, जो है तीसरी तिमाही। मैं डॉक्टर दीदी सीमा जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो हमें प्रेगनेंसी के इस फेज के बारे में जानकारी दें और थोड़ा सा ये बताएं कि इस समय में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, या किस किस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए थर्ड ट्राइमेस्टर में। डॉक्टर दीदी सीमा जी। थर्ड ट्राइमेस्टर मतलब लास्ट के 3 महीने, छठे महीने के आखिरी तक करीब करीब पूरा मैचुरेशन हो जाता है, और अब जो ऑर्गन्स हैं, फंक्शनिंग ऑर्गन्स है, उनमें मैच्योरिटी शुरू होती है और साइज बढ़ता है। साथ ही अमाउंट ऑफ फ्लूइड बढ़ता है, बेबी का साइज भी बढ़ता है, यूट्रस का साइज भी बढ़ता है, और थोड़ा सा फिजिकली अपीयर प्रेगनेंसी और अपरेंट होने लगती है। थोड़ा सा चलने में, उठने में, बैठने में परेशानी होने लगती है। तो हम लोग रिकमेंड करते हैं कि एकदम जैसे सो के उठें तो करवट लेके साइड में होके तब उठें, एकदम उठ के सीधे ऐसे आगे को झुक के ना उठें, करवट लें, करवट से उठें, थोड़ा तेज ना चलें। कुछ लोग कहते हैं सीढ़ियां नहीं चढ़नी, ऐसा नहीं है, पर धड़धड़ाते हुए सीढ़ियां नहीं चढ़नी है। धीरे धीरे आप अपना रूटीन का सब काम कर सकते हैं। इस तरह की प्रॉब्लम नहीं है कि आपको एक्सरसाइज नहीं करनी या सीढ़ियां नहीं चढ़नी है। जो अगर अनकॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी है तो आप अपना डेली रूटीन का सब काम कर सकते हैं। रेगुलर चेकअप
होना चाहिए। हम लोग जो एक बात रह गई है कि फर्स्ट चेकअप कब कराएं और रूटीन के बाद के चेकअप कब हो। फर्स्ट चेकअप ऑफ कोर्स जैसे ही प्रेगनेंसी डिटेक्ट हो तब, और फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चेकअप अल्ट्रासाउंड लीविंग अपार्ट, नेक्स्ट चेकअप एट द एंड ऑफ 3 मंथ्स करते हैं। 3 मंथ्स तक हम लोग सिर्फ एक टैबलेट फोलिक एसिड की देते हैं। अगर अनकॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी है तो कोई और दवाई की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक टैबलेट फोलिक एसिड की, जो बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए और ब्रेन के डिफेक्ट्स को ना होने में इम्पोर्टेंट है। 3 मंथ्स के बाद जो चेकअप होता है उसमें, उसके चेकअप के बाद हम लोग आयरन, कैल्शियम और सप्लीमेंट्स शुरू करते हैं। और 3 मंथ्स से 6 मंथ्स कंप्लीट होने तक एवरी मंथ चेकअप रिकमेंडेड होता है। और 7th मंथ ऑनवर्ड्स हम लोग मे बी 7.5 मंथ्स, जब 30 वीक्स करीब हो जाए तब तक तो मंथली चेकअप कराएं। उसके बाद एवरी 15 डेज और 36 वीक्स के बाद वीकली चेकअप रिकमेंडेड है, क्योंकि उस समय हम लोगों को, हम तो ऐसे कहते हैं, विजिलेंस बढ़ानी पड़ती है, क्योंकि बहुत तेजी से कुछ चेंजेस होते हैं जो टाइमली पिकअप होने चाहिए। और टाइमली पिकअप हो जाएंगे तो हम लोग एक्शन भी टाइम से लेंगे। और देखिए, पर्पस ये है टू हैव अ हेल्दी बेबी एंड टू हैव एन अनकॉम्प्लिकेटेड नॉर्मल डिलीवरी। और तीसरा कि माँ भी बाद में स्वस्थ रहे, माँ को भी कोई ऐसा कॉम्प्लिकेशन या इस तरह की प्रॉब्लम ना आए जो इमीडिएट पोस्टमार्टम पीरियड में या लेटर इन लाइफ उसको प्रॉब्लम करे। तो उसके लिए जरूरी है कि रेगुलर टाइमली चेकअप होता रहे। अपने सप्लीमेंट्स नियम से लें। खाने का जहां तक बात है, अब जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है तो पेट की जो बाकी ऑर्गन्स हैं, इंटेस्टाइन है, लिवर है, स्टमक है, उस पे प्रेशर पड़ता है, वो प्रेस होती है अगेंस्ट द डायफ्राम। तो थोड़ा जो भूख लगती है पर खाएं तो एकदम से ब्लोटिंग होती है। तो स्पेशली इस ट्राइमेस्टर के बाद हम लोग ये कहते हैं कि आप थोड़ा थोड़ा करके खाएं और ऐसी चीजें खाएं जो जल्दी से पच जाएं, जो मतलब डाइजेशन में ज्यादा, तो सेमी लिक्विड टाइप की डाइट या पूरी, पराठा, पकौड़ी या जो गरिष्ठ भोजन है वो देर में पचता है। जो जितना भारी खाना होगा उतनी देर वो स्टमक में रहेगा, और जितनी देर वो स्टमक में रहेगा दैट मीन्स कि आपका जो डाइजेशन टाइम डिले हो जाता है। एज सच प्रेगनेंसी में एडवांस स्टेज में बिकॉज ऑफ द ग्रोइंग यूट्रस का जो प्रेशर स्टमक पे पड़ता है, तो गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग, जो उसका खाना बाहर आगे जाने की का जो टाइम है वो डिले हो जाता है। तो अगर आप उस समय भारी चीज खाएंगे तो वो डिले और ज्यादा होगा, तो एक फ्लैचुलेंस, एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी और डिस्कम्फर्ट बना रहेगा। तो हम लोग रिकमेंड करते हैं कि स्मॉल फ्रीक्वेंट लाइट मील्स लें, होममेड खाना खाएं, बासी खाना ना खाएं, बहुत ज्यादा अचार, मिर्च, मसाला ना खाएं। दूध 2 बार लें, जैसा कि अभी हमने पहले बताया। एक चीज है कि एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो लोग पूछते हैं कि अब घी देना शुरू कर दें या अब दूध देना शुरू कर दें। वो जनरली लोग 8th मंथ के बाद पूछते हैं या 7th 8th मंथ में पूछते हैं कि अब 8वां महीना शुरू हो रहा है, 9वां महीना शुरू हो रहा है, दूध देना शुरू कर दें। पहले हमेशा बता के शुरू से बताते हैं कि दूध दीजिए, दूध दीजिए। तो इस समय पूछते हैं तो इसका मतलब आपने अभी तक नहीं दिया। 2 ग्लास दूध राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। स्पेशली ज्यादातर वेजिटेरियंस होते हैं, अगर नॉन वेज खाते भी हैं तो बहुत रेगुलर बेसिस पे हम लोग के घरों में नॉन वेज नहीं खाया जाता है। तो प्रोटीन का सोर्स जो है, प्रोटीन का सोर्स दूध और दाल है। तो 2 ग्लास दूध शुरू से लेना है, हल्का खाना खाना है, और घी जो है नॉर्मल जैसे दाल में हम लोग यहाँ डलता है कि भाई छौंकी हुई दाल में 1 चम्मच घी डाल दो या रोटी पे लगा दो, वो घी जो है वो हेल्प करता है जो फैट सॉल्युबल विटामिन से उनके एब्जॉर्प्शन में, और वो शरीर को, जो मोटे जैसे कॉमन लैंग्वेज में, कि वो शरीर को लगता है। और जो फ्राइड है जैसे पूरी में, पराठे में, वो तलने के बाद वो घी की क्वालिटी हो जाती, टेस्ट तो जरूर दे देता है लेकिन डाइजेशन उसका देर से होता है एंड दैट इज यूजलेस फॉर द बॉडी। तो इस तरह की चीज ना खाएं कि अगर आपको घी खाना ही है तो आप इस तरह से लीजिए, पर घी खाना है, घी पीना नहीं है, क्योंकि लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गया है, लोगों की हैबिट्स, कुछ तो जरूरत नहीं रही है, क्योंकि इतना साइंटिफिक डेवलपमेंट हुआ है कि आपको जो पहले जमाने में जो काम होते थे, कितना भी घी पी लेती थी पर वो फिट रहती थी। अब की तरह की ओबेसिटी पहले में नहीं मिलती थी, क्योंकि डिलीवरी हुई, डिलीवरी के 40 दिन के बाद 40 डेज तक, दैट वाज 40 डेज था बस, 40 डेज के बाद फिर शुरू हो जाओ अपने, और कुछ घरों में वो भी नहीं होता था। अब तो वो 3-3 महीने तक हिलते भी नहीं है।
3 मंथ्स तक का तो पक्का ये है कि, और कहीं सिजेरियन हो गया तो वो 6 महीने, 3 महीने तक तो वो एक छोटा सा कुकर भी उठाने में मतलब ये कहेंगे कि घर वालों ने मना किया है। तो जब आपका लाइफस्टाइल, तो जो भी चीजें आपको खाना पीना है, आपकी प्रेजेंट जो लाइफस्टाइल है और प्रेजेंट आपका जो एटमॉस्फेयर है उसके हिसाब से होना चाहिए। जो चीजें जरूरी हैं, जो चीजें आपके शरीर के लिए, बच्चे के लिए, माँ के लिए जरूरी है, वो आपको करनी है, एक्स्ट्रा उससे कुछ नहीं कर। ठीक है, फ्रूट्स खाने हैं, फ्रूट्स लें, फ्रूट्स में विटामिन होते हैं, एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए। पिछली बार भी हम लोगों ने काफी डिटेल में इस बारे में बात करी थी कि एक बैलेंस होना चाहिए विटामिन का, प्रोटीन्स का, कार्बोहाइड्रेट्स का और हाइड्रेशन का। मैं बार बार ये कहूंगी कि पानी कम नहीं पीना है, और स्पेशली डिलीवरी के बाद मैंने देखा है घी पिलाएंगे, पानी नहीं देंगे। शुरू के 3 दिन में पानी नहीं पिलाना है, पेट निकल आएगा, और उसके साथ घी, वो इतनी सारी वो जो सो कॉल्ड छुआनी होती है उसमें घी तैरता रहता है कि घी पिला देंगे, उसके बाद उसको खाना भी नहीं खाया जाएगा। तो ये चीजें, थोड़ी सी चीजें समय के साथ आपको अपनी सोच और साइंटिफिक डेवलपमेंट्स के साथ, जो पुरानी बहुत अच्छी चीजें उन्हें डेफिनेटली हम लोग भी रिकमेंड करते हैं, ऐसा नहीं है। अब तो हम लोगों ने एक पूरा सेमिनार गर्भ संस्कार पे किया था और इतनी अच्छी अच्छी बातें उसमें डिस्कस हुई थी, तो पूरा का पूरा हम लोगों ने अपने वैदिक संस्कारों से उठा लिया है। लेकिन जो चीजें साइंटिफिकली अप्रूव हो गई हैं कि वो चीजें ठीक नहीं है, तो उनको हमें धीरे धीरे अपने लाइफ से अलग कर देना चाहिए। जी बिल्कुल एक अपनी जो रूटीन प्रैक्टिस में मैंने महसूस किया, एक आम सवाल आता है कि जहां 8 साढ़े 8 महीने पूरे हुए तो लोग हमसे सवाल ये करते हैं कि डॉक्टर साहब नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी या ऑपरेशन होगा। तो एक चीज को आप ये अपने माइंड में सेट करें कि जब तक प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी से रिलेटेड है, और जब आपका लेबर स्टार्ट होएगा तब वो डिलीवरी का प्रोसेस शुरू होएगा। तो जब तक आपकी प्रेगनेंसी का टाइम पूरा नहीं हो जाता, कोई भी डॉक्टर मोटे तौर पे आपको एश्योरिटी नहीं दे सकता कि लेबर प्रोसेस में आपका कैसा जाएगा, स्मूथ जाएगा, कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। तो प्लीज 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 अपने डॉक्टर से ये उम्मीद ना करें कि वो 9 महीने की उस जर्नी में अगर सब ठीक रहता है, उसके बावजूद आपको ये 100% श्योरिटी के साथ कह सकें कि यस, आपकी प्रेगनेंसी 9 महीने की बिल्कुल ठीक रही है, तो आपका लेबर भी 100% नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाएगा। कोई भी कॉम्प्लिकेशन लेबर प्रोसेस स्टार्ट होने से टिल द एंड कभी भी ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है। तो वो 9 महीने के दौरान डॉक्टर पहले से पहले नहीं बता सकते, जब तक कि कोई उसमें एब्सोल्यूट इंडिकेशन ना हो कि जैसे आंवल नाल नीचे है, मुंह बंद है, या बच्चा ओवर साइज है, पेल्विस का एरिया इतना नहीं है, उसमें तो डॉक्टर डेट देकर के आपको सिजेरियन के लिए कहेंगे। लेकिन अगर 9 महीने के सफर में सब कुछ ठीक ठाक रहा कि डॉक्टर वो कहेंगे हम तो आप ही के इलाज में थे, सब कुछ आपने ठीक बताया, एन वक्त पे आपने बता दिया कि अब नॉर्मल नहीं हो सकता, ऑपरेशन होएगा, डॉक्टर साहब आपने पहले से क्यों नहीं बताया। तो ये बहुत सारे सवाल हैं जो किसी भी डॉक्टर को जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस सारे डिस्कशन से अब मैं ये अपनी जानकारी शेयर करना चाहूंगी अपनी बेटियों से, अपनी बहनों से, अपनी माताओं से, कि डॉक्टर पे यकीन करें और समय के साथ बदलाव को एक्सेप्ट करें। जी बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर दीदी। हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें यही 2 मिथ्स हैं। एक तो घी खिलाना स्टार्ट करो, घी से लोगों को लगता है कि ताकत बढ़ती है। तो जैसे कि डॉक्टर दीदी सीमा जी ने बताया कि घी खाना है, पीना नहीं है। तो आशा करती हूँ सभी महिलाओं ने ये बात ध्यान से सुनी होगी और फॉलो करेंगी। और दूसरा मिथ कि अगर प्रेगनेंसी का टाइम सही रहा तो डिलीवरी सही से हो जानी चाहिए, ऑपरेशन होगा नॉर्मल होगा। तो उसके बारे में डॉक्टर दीदी रेणु जी ने ये भी डाउट क्लियर कर दिया है। और बिल्कुल सही बात आई है सामने कि कैल्शियम और प्रोटीन का इंटेक ज्यादा होना चाहिए ड्यूरिंग ऑल द टाइम प्रेगनेंसी। अब मैं डॉक्टर दीदी रेणु जी से पूछना चाहूंगी कि लेबर की क्या क्या साइन होते हैं। अब जैसे कि 3rd ट्राइमेस्टर चल भी रहा है, तो लेबर की साइन क्या होते हैं, किस तरीके से उस फेज को पहचानना चाहिए और इस टाइम में डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए? हाँ पूर्वी जी, हम लोग डिलीवरी के लिए 40 वीक्स का टाइम देते हैं। जो लास्ट मेंस्ट्रुअल डेट होती है उससे अगर हम कैलकुलेट करके एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी ईडीडी देते हैं, दैट इज ऑफ 40 वीक्स टाइम। तो 37 वीक्स पे बच्चा अपना टाइम मैच्योरिटी, लंग्स की मैच्योरिटी पूरी कर लेता है।
तो ये विंडो टाइम 37 से 40 वीक्स तक का रहता है कि कभी भी प्रसव की शुरुआत हो सकती है, तो हम उसको रोकथाम का इलाज ना दे करके डिलीवरी करवाएंगे। तो डिलीवरी का प्रोसेस स्टार्ट होने में 10 मिनट के अंदर 3 पेन, मतलब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, जैसे मैंने बताया कि पेट पे हाथ रखेंगे तो हार्ड फील होगा, कमर से पेट की तरफ दर्द की लहरें जाएंगी और जोर नीचे की तरफ जाएगा, या कोई वेजाइनल डिस्चार्ज के साथ म्यूकोजा के साथ में, म्यूकस के साथ में ब्लड आ सकता है, या पानी छूट सकता है। तो इन सर्टेन कंडीशंस में जब ये लगे कि इस तरह की कोई प्रॉब्लम शुरू हो गई है, तो समझें कि ऑनसेट ऑफ लेबर स्टार्ट है, तो अपने डॉक्टर को विजिट करें। तो ऐसे में डॉक्टर इंटरनल चेकअप करके बताएंगे कि हाँ मुंह खुल गया है, जैसे हम ओपनिंग ऑफ सर्विक्स कहते हैं, तो वो लेबर का स्टार्ट माना जाता है। जब 2-3 सेंटीमीटर से ज्यादा खुलने लगता है तो एक्टिव लेबर मान के पेशेंट को एडमिट करके फिर हम प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं, डिलीवरी के प्रोसेस को। आप कुछ ऐड करेंगी डॉक्टर सीमा? नहीं, ठीक, बहुत। दूसरा ये कि जो पेन्स हैं वो रेगुलर होते हैं, कभी कभी 9th मंथ में फॉल्स पेन्स भी हो जाते हैं। फॉल्स पेन्स जो होंगे वो हमेशा 1 या 2 पेन हुए, फिर एक लंबा गैप हो गया, और या कोई डिस्चार्ज नहीं हुआ। मतलब ऐसा भी होता है कभी कभी कि रोज ही 1-2 पेन हो गए। जो ट्रू पेन और फॉल्स पेन में डिफरेंस ये है कि ट्रू पेन्स वो धीरे धीरे उनका टाइम ड्यूरेशन बढ़ेगा, कि पहले 5 सेकेंड का कॉन्ट्रैक्शन था, फिर जो अगला कॉन्ट्रैक्शन है 7 सेकेंड्स का आया, फिर 10 सेकेंड्स का, फिर आधे मिनट का, वो धीरे धीरे उसका ड्यूरेशन बढ़ेगा, ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, और जो डिफरेंस 2 पेन्स का होगा वो धीरे धीरे कम होगा। जैसे शुरू में आपको 10 सेकेंड्स का एक कॉन्ट्रैक्शन आया और फिर 15 मिनट बाद आया, तो बाद में वो धीरे धीरे वो पेन्स 15 मिनट की जगह 12 मिनट, फिर 10 मिनट, तो एक रेगुलर इंटरवल जो धीरे धीरे बढ़ता, कम होता है और ड्यूरेशन बढ़ता है, तो दिस इज अ साइन ऑफ ट्रू लेबर। और फॉल्स लेबर पेन्स जनरली 2-3 पेन्स हुए और उसके बाद खत्म हो जाते हैं। अगर आपकी प्रेगनेंसी प्रेशियस प्रेगनेंसी है तो एनी टाइप ऑफ पेन यू शुड गो एंड सी योर डॉक्टर। पर अगर फर्स्ट अनकॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी है तो थोड़ा घंटा 2 घंटा आप वॉच कर लीजिए। अगर 2-3 पेन्स हुए और उसके बाद खत्म हो गए तो आप डॉक्टर की देखने वाले टाइम में जाके विजिट कर सकते हैं। पर अगर पेन रेगुलर इंटरवल्स पे आ रहे हैं और धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, देन यस यू शुड गो एंड सी योर डॉक्टर। You should try to understand the difference between true labor and false labor. जी बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर दीदी। अब नोनिता जी हमसे कुछ पूछना चाह रही हैं। नोनिता जी। एक्चुअली अभी मेरे शोर बहुत मच रहा है, तो पूर्वी जी क्या मैं 2 मिनट बाद पूछ सकती हूँ, बोल सकती हूँ? 2 मिनट बाद प्लीज। अभी आप किसी और को बोले, बहुत शोर मच रहा है, अभी मैं जरा सिक्लूडेड स्पॉट में जाती हूँ। 1 मिनट, 2 मिनट में। अब मैं लेना चाहूंगी फेसबुक पर पूछे गए कुछ सवालों को, जो पूछा है अंजलि जायसवाल जी ने। इन्होंने पूछा है कि इज इट नॉर्मल टू हैव बैक पेन आफ्टर द सी सेक्शन? अगर ऑपरेशन हुआ है और उसके बाद बैक पेन हो रहा है तो क्या ये चीज नॉर्मल होती है? देखिए, मैं करूं आंसर? हाँ जी मैम, हाँ जी। देखिए, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। एक बहुत मिथ है कि आजकल जितने भी सिजेरियंस होते हैं वो स्पाइनल एनेस्थीसिया में होते हैं। स्पाइनल एनेस्थीसिया में एक बहुत फाइन नीडल से जो शरीर की बैकबोन है उसमें एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उस नर्व को ब्लॉक करने के लिए, जो नीचे पेल्विस से नीचे वाले एरिया को सप्लाई करती है, उसको ब्लॉक किया जाता है। मेडिकल टर्म्स में ब्लॉक मतलब एनेस्थेटाइज किया जाता है। तो उसके से जो है कि जनरल एनेस्थीसिया नहीं देना पड़ता। जनरल एनेस्थीसिया इज मोर रिस्की देन द स्पाइनल एनेस्थीसिया। तो अब ज्यादातर सिजेरियंस, अगर कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, तो ऑलमोस्ट 99% ऑफ द सिजेरियंस वर्ल्ड ओवर आर डन अंडर स्पाइनल एनेस्थीसिया। ये मिथ ये है कि भाई हम सिजेरियन का एक ना कराने का, बहुत सारे पेशेंट्स कहते हैं, ये भी है कि भाई उसमें रीढ़ की हड्डी में सुई लगती है और वो फिर जिंदगी भर के लिए बैक पेन होता है। तो ये एक मिथ है, एक बहुत फाइन नीडल से लगता है, और जिस पॉइंट पे जनरली मैं पूछती हूँ कि बताओ कहाँ पेन हो रहा है, तो
it is never on the site where we inject the drug. पर ये एक मिथ है. और बैक पेन, क्योंकि इतने सारे चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, पोस्चरल चेंजेस होते हैं, एक लॉर्डोसिस होती है. लॉर्डोसिस मींस मतलब आप जब आपके ऐसे टमी बाहर है तो आपको खड़े होने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए आपको थोड़ा बैकवर्ड, एक बैलेंस बनाने के लिए अपनी ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा पीछे की तरफ जाना पड़ता है, जिसको हम लोग लॉर्डोसिस कहते हैं. तो एक नेचुरल लॉर्डोसिस हो जाती है. तो बैक की मसल्स पे स्ट्रेन पड़ता है, फिर वेट बढ़ता है. वेट बढ़ता है तो शरीर का जब चलने फिरने में बैक पे एक्स्ट्रा लोड पड़ता है. तो ये दो तीनों चीजें, प्लस हार्मोनल चेंजेस, प्लस लैक ऑफ टेकिंग कैल्शियम, विटामिन डी, रेस्ट, सारी कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर हैं जो प्रेगनेंसी में बैकएक के लिए और पोस्ट डिलीवरी बैकएक के लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो ये नॉर्मल डिलीवरी के बाद भी होता है, सिजेरियन के बाद भी होता है. दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है. जो पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा गया है वो स्पेशली इसलिए पूछा गया है कि स्पाइनल नीडल से बैक पेन तो नहीं होता. कैपिटल नो, कैपिटल नो, इट इज नॉट रिलेटेड टू स्पाइनल एनेस्थीसिया. मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ डॉक्टर सीमा के साथ, क्योंकि आमतौर पे ये मिथ है सबके दिमाग में कि हड्डी में सुई दी जाती है, जबकि ये बिल्कुल सही नहीं है. और इसका सबसे इजी उपचार है अपने कंफर्ट जोन में रहें और विटामिन डी और कैल्शियम लेते रहें तो बैक पेन से बचे. जी, इसलिए जाता है कि जो बैक पेन है कहीं वो एनेस्थीसिया की वजह से तो नहीं है, वो जो एक निडल लगती है उसकी वजह से तो नहीं है. तो आई होप अंजलि जी को अपना आंसर मिल गया होगा. और अब मैं कहना चाहूंगी नोनिता जी से कि वो अपनी बात हमारे समक्ष रखें. हाँ, मतलब क्वेश्चन. थैंक यू पूर्वी जी, आई एम कंफ्यूजिंग एवरीवन. दरअसल हम तो दूसरी टेबल के दूसरी तरफ वाले लोग हैं. आई मीन आई एम नॉट अ डॉक्टर, बट आई कैन से कि इसमें इट्स सच अ नेचुरल प्रोसेस. और मैं जो भी सुन रही क्वेश्चंस उसमें यही आ रहा है कि बहुत ज्यादा ज्ञान लेना का जरूरत इतना नहीं है. वो डॉक्टर का काम है, उनको करने दो. वो इसलिए डॉक्टर दीदी से आप संपर्क रखिए, सब लोग संपर्क रखिए, लेकिन नेचर अपना काम करेगी. आपका मूड अच्छा होना चाहिए, आपका नॉर्मल सब बिहेवियर होना चाहिए. जो बोलते हैं जैसे जननी भावना वैसी ही संतान. तो इसलिए आपको गर्भ में कोई मुश्किल नहीं आएगी, बल्कि ये आपकी एक क्या कहते हैं पावर है क्रिएशन की, जो ईश्वर ने अपने अंश से आपको दिया है. बहुत चीजें इंट्यूशन से काम करती हैं, सुपरस्टिशन से नहीं करना है. और मैं तो यही कहूंगी ये डॉक्टर दीदी ऑनलाइन आई हैं इसीलिए कि आपका ये जरूरी नहीं है कि आपको 10-10 दिन बाद आपको कुछ तकलीफ कि भाई मुझे अब ये हो रहा है, मुझे डॉक्टर के क्लिनिक जाना है. नहीं, प्यार से एक दूसरे के साथ रह करके बहुत चीजें दिमाग से हल करी जाती हैं. शरीर एक कार्य कर रहा है, उसको हेल्प करिए और उसमें डरना नहीं है. बल्कि मैं कहूंगी 3 बच्चे जब मैंने पैदा कर लिए, चौथा भी मन था, लेकिन कुछ शरीर नहीं साथ दे रहा था. ऐसा तो शरीर का कहना इतना भी नहीं सुनना होता है, लेकिन कभी कभी सुनना होता है. मतलब ये तो आपको डरना नहीं है, ज्ञान बहुत नहीं लेना है. नेचुरली आप जाइए, लीजिए इस चीज को और जरूर माँ बनिए. बल्कि हम तो कहेंगे इस बात को कि डॉक्टर दीदी ने इतना आसान कर दिया. अच्छा, क्या करना है या नहीं करना एक तो, दूसरा कि करना है तो करना है ना. जब करना है, मजा तो तब भी है जब करना है. शुरुआत जब करते हैं तो वो मजे नहीं लेते क्या तुम? वो मजे भी तो लिए ही ना, ये भी मजे की चीज है. ऑल राइट, थैंक यू अगेन. अब मैं एक मंदिर में घुस रही हूँ. आई एम गोइंग टू लॉग ऑफ नाउ. Thank you so much. Good. Bye. Enjoyed whatever you talk. Yes, bye. अच्छा, मैं ज्ञान के ऊपर बोलना चाहूंगी एक चीज. पूर्वी, कैन आई स्पीक? यस मैम, श्योर मैम, श्योर. नौनीता ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि वह बहुत गहरी बात है कि बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं लेना है. जो कुछ पूछना है अपने डॉक्टर से पूछना. आजकल एक बहुत बड़ा, ज्यादातर सब लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, पढ़ना भी चाहिए, एंड दे आर वेरी इंटरनेट सेवी. कुछ भी होता है वो सबसे पहले डॉक्टर से आपके पास आने से पहले पूरा इंटरनेट खगाल डालती हैं, और उसमें से जितनी भी नेगेटिव चीजें होती हैं, अगर ये हुआ तो ये हो जाएगा, ये हुआ तो ये हो जाएगा,
अगर मेरा वेट 0.5 ज्यादा बढ़ गया तो ये ज्यादा क्यों बढ़ गया, या नहीं बढ़ा तो क्यों नहीं बढ़ा, मैंने ये खा लिया तो मुझे अबॉर्शन तो नहीं हो जाएगा। इतने सारे मिथ्स वो लेके आती हैं, और कई लड़कियां तो बस बैठ के आके रोने लगती हैं कि मुझे ये हो गया था डॉक्टर, मैंने इंटरनेट पे पढ़ा है कि अब मुझे ये हो जाएगा, शैल आई गेट दिस प्रेगनेंसी टर्मिनेटेड। तो इतना भी नहीं करना है कि हर समय इंटरनेट पे बैठे रहे। एक तो इंटरनेट पे इतना एडिक्शन होता है कि इतने वो रेडिएशन ज्यादा हार्मफुल है। हम तो कहते हैं कि अल्ट्रासाउंड में कुछ नहीं होता और किसी इवन MRI में कुछ नहीं होता, ये जितना सारा दिन ये जो इसका वाइब्रेशंस और इसकी वेव्स तुम्हारे शरीर में जा रही है आपको नुकसान करती है। तो एक बहुत ज्यादा कंप्यूटर और इंटरनेट या जितना जरूरी है, या इवन फोन बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करें, और नेट पे बैठ के सारी चीज नहीं करें। आप अपने डॉक्टर के साथ बी अ फ्रेंड, आप उसमें इतना कॉन्फिडेंस भी रखें और उनको इतना बिफ्रेंड करें और उन पे यकीन रखें, विश्वास करें, और उनसे पूछें अपनी जितनी भी समस्याएं। आई डोंट थिंक कि कोई भी डॉक्टर आपकी कोई भी प्रॉब्लम को, अगर बिजी होगा तो बोल देगा कि आज हम बिजी हैं, आप फलाने टाइम आ जाइए, एंड ऑफ कोर्स डॉक्टर दीदी इज देयर टू हेल्प यू। वो तो है ही सबसे, जब हम लोग अपनी कन्वीनियंट टाइम पे होंगे, तो जब हम आपको टाइम देंगे तो अच्छे से टाइम देंगे, आपको जो पूछना हो कुछ। आपकी गूगल आंटी डॉक्टर नहीं है? हाँ, गूगल आंटी डॉक्टर नहीं, गूगल आंटी डॉक्टर नहीं। हमारे हिंदुस्तान में नवरात्रों का त्योहार पूरे बड़े उल्लास से मनाया जाता है, तो देवी को इतना बड़ा मान देते हैं कि धरती को भी माँ कहते हैं, गंगा को भी माँ कहते हैं, और हर जगह देवियों का इतना सम्मान होता है। तो आप ये समझें कि एक देवी रूप आ जाता है जब आप माँ बनने की ओर अग्रसर होते हैं। तो एक स्वाभाविक सहनशीलता जो ईश्वर एक गॉड गिफ्ट की तरीके से हर महिला को माँ बनने के लिए देते हैं, उस पर यकीन रखें कि वो एक भूलना दर्द होता है, कि वरना कभी भी दूसरा प्लान ही ना करे कोई बच्चा, तो एक तकलीफ उठा के माँ बनती है, उसको भूलती है और फिर दूसरा बच्चा भी बनाती है। तो ऐसी एक नैसर्गिक ताकत, एक ऐसा यौगिक देव योग शरीर के साथ है कि खुद पे खुद सहन शक्ति, खुद पे खुद ताकत, और खुद पे खुद माँ बनने के लिए जो चाहिए होता है वो खुद पे खुद आ जाता है। तो अपने पे विश्वास रखें, सबसे पहले खुद पे विश्वास रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो डिस्चार्ज के समय स्टिच हो जाएगी। देना चाहूंगी नोनिता जी के लिए कि वो हमारे इस कार्यक्रम के लिए रिफ्रेशिंग डोज बन गई, उन्होंने सबका मुंह अच्छा कर दिया है। साथ में अब मैं अपना अंतिम सवाल जो फेसबुक पे पूछा है संगीता छाबड़ा जी ने कि व्हाट इज द रोल ऑफ बीपी इन प्रेगनेंसी। डॉक्टर दीदी रेणु जी प्लीज इस समस्या का समाधान कीजिए कि बीपी का कितना रोल रहता है प्रेगनेंसी में, किस तरीके का होना चाहिए। देखिए, नॉर्मोटेंसिव यानी कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग 9 months इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये अपने आप में एक अलग सब्जेक्ट और एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, एबनॉर्मल प्रेगनेंसी विद हाइपरटेंशन। तो मैं समझती हूँ कि ये अलग से ही एक टॉपिक है जिसको हम किसी दिन पूरा सब्जेक्ट बना के कि कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी क्या होती है, चाहे ब्लड प्रेशर बढ़ा हो, चाहे डायबिटीज हो, चाहे थायराइड की शिकायत हो, या कोई और कॉम्प्लिकेशंस हो। तो एक 5 मिनट में ये वक्त कवर करना बहुत मुश्किल है कि हाई ब्लड प्रेशर से प्रेगनेंसी में क्या नुकसान। एक चीज और कहना चाहूंगी कि प्रेगनेंसी में जिसका जो पेशेंट्स अपना, अच्छी बात है सबको पता रहता है हमारा ब्लड प्रेशर 120/80 या 110/80 या इतना था। प्रेगनेंसी जो है हीमोडाइल्यूशन की स्टेट है। प्रेगनेंसी होते ही ब्लड प्रेशर जो है 10 डिग्री कम हो जाते हैं। जिसका 120/80 होता है उसका अगर ब्लड प्रेशर प्रेगनेंसी में देखा जाए तो 110/70 हो जाता है। और अक्सर लोग घर पे अपने इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट से ब्लड प्रेशर नापते हैं, और अगर वो 104 हो गया तो मुझे तो कल मेरा ब्लड प्रेशर लो हो गया था। लो फीलिंग होना ये बहुत कॉमन मिथ है और मिस्टेक है पेशेंट्स की। लो फीलिंग होना और लो ब्लड प्रेशर होना दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में चक्कर आते हैं, घबराहट होते हैं, खाना नहीं खाया जाता, कई बार मतलब आंखों के आगे अंधेरा हो जाता है, मूड चेंजेस होते हैं। तो वो लो फीलिंग में अगर वो प्रॉपरली ना नापे, या इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स दे आर नॉट वेरी सेंसिटिव, उनसे ब्लड प्रेशर आप करेक्ट नहीं नाप सकते। और फिर ये भी डिपेंड करता है द स्किल ऑफ द पर्सन हु इज टेकिंग द ब्लड प्रेशर। तो अगर आपका ब्लड प्रेशर 120 की जगह 110 या 104, 105 आ गया, एनी ब्लड प्रेशर विच इज अबव 100 इज नॉर्मल इन प्रेगनेंसी, अपर वाला।
जो सिस्टोलिक रीडिंग होती है, अपर वाला सिस्टोलिक होता है, लोअर वाला डायस्टोलिक होता है। तो अपने आप बीपी ना नापे, और लो फीलिंग हम पेशेंट्स को इस तरह से बताते हैं कि अगर आपको ये वाली फीलिंग आ रही है तो आप अपना काम उसी समय छोड़ के 10 मिनट के लिए बाई करवट करके लेट जाइए, और कुछ नहीं तो अब तो गर्मी आ रही है, 1 गिलास नींबू की शिकंजी, जरा सा काला नमक डाल के ले लीजिए, नहीं तो 1 कप दूध पी लीजिए, कॉफी ले लीजिए, कुछ भी रखा हो खा लीजिए, रिलैक्स हो जाइए, योर ब्लड प्रेशर विल बी नॉर्मल, एंड एक्चुअली इट इज नॉट द ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम। मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगी पूर्वी जी, टाइम है हमारे पास? हाँ जी बिल्कुल मैम, बिल्कुल, हाँ जी। सपोज करिए 100% अगर हमारा पूरी बॉडी में खून का दौरा चलता है तो प्रेगनेंसी में उसका 1/3 बच्चे की तरफ चला जाता है। तो पोस्चुरल हाइपरटेंशन एक ऐसी टर्म है कि सडनली आप लेटे से अगर बैठेंगे तो पेल्विक ऑर्गन होने के कारण ब्लड का सर्कुलेशन बेबी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी नेचर, वो आपको कॉम्प्रोमाइज करेगी। तो सडनली चक्कर आना या वीक फील होना, जिसको आप कहोगे जी ब्लड प्रेशर बहुत लो हो गया, एज ट्रूली सेड बाय डॉक्टर सीमा कि आप सारा काम छोड़ें, बाई करवट से लेट जाएं, शिकंजी या व्हाटएवर, गर्म सीजन है तो कॉफी, चाय, कोल्ड कॉफी, कोई शेक ये ले लें तो आपको तुरंत उसमें आराम आ जाएगा। तो ये दैट इज वेरी नॉर्मल फिनोमिना ऑफ नॉर्मल प्रेगनेंसी, पोस्चुरल हाइपोटेंशन कहते हैं इसे। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दीदी सीमा जी और डॉक्टर दीदी रेणु अग्रवाल, आप दोनों का। आप दोनों ने आज अमूल्य विचारों से गर्भ से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं उन सभी का समाधान किया है। आशा करती हूँ सभी महिलाओं को उनकी समस्याओं का हल मिल गया होगा, और अगर कोई रह गई है तो चिंता की बात बिल्कुल नहीं है, डॉक्टर दीदी आपके साथ हमेशा के लिए हैं। अब मैं चलती हूँ अपने इवेंट के अंत की तरफ और घोषणा करना चाहूंगी कि हमारा अगला लाइव सेशन जो होगा 11 अप्रैल रविवार के दिन सुबह 11 बजे, और एक नए आयाम के साथ, नए विषय के साथ। डॉक्टर दीदी रेणु जी, आप कुछ कहना चाहेंगी विषय के संबंधित? समय पे हम इसकी जानकारी देंगे और कोशिश करेंगे कि सब अधिक से अधिक क्वेश्चंस सबके लेकर के, क्योंकि हमारा जो इस प्रोग्राम को करने का एम है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, जो रिमोट एरियाज में महिलाएं हैं जो डॉक्टर से डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है, उन तक हम अपना मैसेज पहुंचा सकें, जो उनके मन में उठते हुए सवाल हैं उनको सही जानकारी दे सकें। इसके लिए हमारा प्रयास हमेशा रहेगा। फिर से दिल से आभार आप दोनों का, डॉक्टर दीदी सीमा जी और डॉक्टर दीदी रेणु अग्रवाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का जिन्होंने हमारे साथ जुड़कर इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू पूर्वी, पूर्वी थैंक यू। और हमारे टीम के सीईओ अंकुर जी का हम दिल से धन्यवाद करेंगे। उनकी टीम के अथक प्रयास से हम लोग जुड़ पाते हैं। टेक्निकल सारा केयर डॉक्टर ये अंकुर जी देखते हैं, इसलिए उनका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपके बिना एक तरीके से ये कह सकते हैं कि डॉक्टर दीदी अपने प्रयासों में सफल नहीं हो सकती। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। नमस्ते, अगली बार मिलने तक सबको दिल से शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें और व्यस्त रहें और मस्त रहें।